कभी ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में आवाज लगाई हो किसी खाली वीरान जगह पर, और जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज लौट कर आई हो? ये जो गहरी पड़ताल है, ये उसी एहसास के बारे में है जब इंसान कायनात से वो सबसे गहरा सवाल पूछता है, क्यों? और ब्रह्मांड से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ खामोशी लौटती है। और यही खामोशी असल में अस्तित्ववादी शून्यवाद की जड़ है, मतलब एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म की। इसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं ना? बहुत। इसे कोई बीमारी या कोई दिमागी उलझन नहीं समझना चाहिए। ये एक दार्शनिक नजरिया है, एक सोच जो क्या कहती है? जो कहती है कि इंसानी जिंदगी का कोई पहले से तय कोई अंदरूनी मकसद नहीं होता। हम एक ऐसी कायनात में जी रहे हैं जो हमारी खुशी, हमारे गम, हमारी उम्मीदों से पूरी तरह बेपरवाह है, इनडिफरेंट। और ये एहसास मुझे लगता है आज के दौर में और गहरा हो गया है। क्यों? क्योंकि सदियों से जो ढांचे हमें सहारा देते आए थे, जैसे मजहब हो गया, समाज के बनाए पक्के नियम, हमारी परंपराएं, हाँ, वो सब अब कमजोर पड़ रहे हैं। तो अचानक ऐसा लगता है जैसे हम एक खाली कैनवस के सामने खड़े हैं और हमें कहा गया है कि इस पे अपनी जिंदगी की तस्वीर बनाओ, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या बनाना है या क्यों बनाना है। और इसमें आप देखें तो विज्ञान ने एक बहुत दिलचस्प भूमिका निभाई है। अच्छा, कैसे? बिग बैंग से लेकर एवोल्यूशन तक विज्ञान हमें बड़ी खूबसूरती से समझाता है कि चीजें कैसे हुई, दुनिया कैसे बनी, इंसान कैसे बना, ये सब। हाँ, पर विज्ञान इस एक सवाल पर खामोश रह जाता है कि ये सब क्यों हुआ। विज्ञान ने हमें कायनात के केंद्र से हटाकर एक कोने में खड़ा कर दिया है। ये एहसास के कोई ऊपर से लिखी हुई कहानी, कोई डिवाइन स्क्रिप्ट नहीं है, बस चीजें होती गई और हम भी उससे होने का एक छोटा सा हिस्सा हैं। तो मतलब हम एक तरह के कॉस्मिक एक्सीडेंट है, एक इत्तेफाक। अगर ऐसा है और कोई बड़ी कहानी नहीं है, तो फिर हमारी अपनी छोटी छोटी कहानियों का क्या होता है? क्या उनकी चमक भी फीकी नहीं पड़ जाती? बिल्कुल। जो चीजें हमें कभी पत्थर की लकीर लगती थीं, वो अब सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट्स। एग्जैक्टली, वो अब सिर्फ समाज के बनाए नियम, सामाजिक रचनाएं लगने लगती हैं। और इसी एहसास को वो फ्रेंच दार्शनिक सार्त्र ने मतली कहा था, है ना? हाँ, नौजिया। ये कोई दिमागी तर्क नहीं है, बल्कि एक पेट से उठने वाला एहसास है कि सब कुछ बेतुका है, एब्सर्ड है। अचानक आपको महसूस होता है कि कर्तव्य, भाग्य, भगवान की मर्जी, ये सब शब्द जो सदियों से इंसानी समाज को थामे हुए थे, वो असल में खोखले हैं। उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये बहुत बेचैन करने वाली सोच है? ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। और यहीं पर शायद सबसे मुश्किल सवाल खड़ा होता है। सही है? कौन सा? कि अगर कुछ भी पहले से तय नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ? बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी किरदार के मैं क्या हूँ? ये तो खुद को एकदम नग्नावस्था में देखने जैसा है। इसे मिरर इफेक्ट भी कह सकते हैं। मिरर इफेक्ट, हाँ। जब आप सारे लेबल हटा देते हैं, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपका धर्म, आपकी राष्ट्रीयता, तो आईने में जो शख्स बचता है वो कौन है? वो स्वर बहुत तरल, फ्लूइड और अपरिभाषित है। हाँ। और यहीं पे पहचान एक तयशुदा चीज नहीं रह जाती, वो आपको मिलती नहीं है। आप उसे चुनते हैं। आप उसे हर पल, हर फैसले के साथ चुनते हैं, डिजाइन करते हैं। मतलब पहचान कोई मकाम नहीं, बल्कि एक सफर है जिसे हम खुद बनाते चलते हैं। हाँ, और यहीं सार्त्र का वो मशहूर विचार आता है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स मीनिंग। हाँ, अस्तित्व अर्थ से पहले आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम दुनिया में बिना किसी मोड एम्प्लॉय के, बिना किसी यूजर मैनुअल के आते हैं। हम एक चाकू की तरह नहीं है जिसे पहले से ही काटने के मकसद से बनाया गया हो। बिल्कुल, हम पहले बस होते हैं और फिर अपने कामों और फैसलों से ये तय करते हैं कि हम क्या बनेंगे। एक कलाकार, एक दोस्त, एक धोखेबाज। हमारी कहानी पहले से लिखी नहीं है, हम उसे हर दिन लिखते हैं। ये सुनकर एक अजीब सा एहसास होता है। एक तरफ आजादी है, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बोझ भी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बिना किसी सहारे के गहरे पानी में तैर रहे हो। एक भावनात्मक शून्य, एन इमोशनल वैक्यूम। और उस खालीपन में एक ही सवाल बार बार गूंजता है, इफ नथिंग इज फिक्स्ड देन व्हाट होल्ड्स मी? अगर कुछ भी तय नहीं है तो मुझे थामे हुए क्या है? इसी अवस्था को मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने अस्तित्ववादी शून्य कहा था। हाँ, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। ये वो खालीपन है जो तब महसूस होता है जब पुराने मकसद मर जाते हैं और नए अभी पैदा नहीं हुए होते। सही। और इस शून्य से, जैसा कि नीट्शे ने बताया था, दो रास्ते निकलते हैं। दो रास्ते? हाँ, पहला रास्ता है निष्क्रिय शून्यवाद, यानी पैसिव निहिलिज्म। ये क्या होता है? ये हार मान लेने का रास्ता है। निराशा, दुनिया से कट जाना और ये मान लेना कि जब कुछ मायने ही नहीं रखता तो कुछ करने का क्या फायदा।
ये वो अवस्था है जहां इंसान कहता है व्हाट्स द पॉइंट, और फिर खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। एक तरह का आत्मसमर्पण है ये उस खामोशी के आगे। ये तो बहुत ही अंधेरा और नाउमीदी भरा रास्ता लगता है। क्या नीत्शे ने कोई और रास्ता भी दिखाया, कोई ऐसा तरीका जहां इंसान इस शून्य से लड़ सके या उसके साथ जीना सीख सके? हाँ, और वही दूसरा रास्ता है सक्रिय शून्यवाद, एक्टिव निहिलिज्म। ये ज्यादा मुश्किल लगता है सुनने में। ये रास्ता ज्यादा मुश्किल है। यह कहता है कि जब आपको पता चल जाए कि पुरानी सारी मान्यताएं, सारे आदर्श खोखले हो चुके हैं, तो उन्हें पकड़कर रोने के बजाय उन्हें गिरा दो, उन्हें जानबूझकर गिरा दो, नष्ट कर दो, और फिर उस साफ हुई जमीन पर अपनी नई खुद की मान्यताएं बनाओ। ये विनाश के जरिए निर्माण करने की प्रक्रिया है। एक मिनट, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में अटक रही है। बताइए। आपने कहा कि एक खुश इंसान भी शून्यवादी हो सकता है। यह कैसे मुमकिन है? आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि अगर कोई मानता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तो वो यकीनन दुखी या डिप्रेस्ड होगा। ये एक विरोधाभास लगता है। ये एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल है। देखिए, डिप्रेशन एक क्लिनिकल, एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। उसमें उदासी होती है, ऊर्जा की कमी। हाँ, चीजों में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। जबकि शून्यवाद एक बौद्धिक निष्कर्ष है, और फिलोसॉफिकल स्टैंस। अच्छा। एक शून्यवादी ये कह सकता है, हाँ, ब्रह्मांड के अरबों सालों के पैमाने पर मेरा 80 साल का जीवन पूरी तरह अर्थहीन है, लेकिन आज धूप बहुत अच्छी खिली है। बिल्कुल, मुझे मेरी कॉफी का स्वाद बहुत पसंद है और मुझे अपने दोस्तों से बात करके खुशी मिलती है। मतलब वो ब्रह्मांडीय अर्थहीनता को स्वीकार करके अपनी छोटी व्यक्तिगत खुशियों को पूरी तरह अपना सकता है। वो दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? ठीक है, तो अब तक का सफर काफी अंधेरा रहा है। ब्रह्मांड चुप है, कोई पहले से तय उद्देश्य नहीं है, और हम एक खालीपन में तैर रहे हैं। लेकिन क्या इस खालीपन में ही कोई उम्मीद छिपी हो सकती है? अगर कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी कहानी लिखने के लिए पूरी तरह आजाद हैं? उस खाली कैनवस पर कुछ भी बनाने के लिए आजाद हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर जन्म होता है उस एहसास का जिसे दार्शनिकों ने भयानक स्वतंत्रता कहा है, टेरिफाइंग फ्रीडम। भयानक क्यों? स्वतंत्रता तो अच्छी चीज है। ये भयानक इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से निरंकुश है। सोचिए, आपको एक खाली कैनवस और दुनिया के सारे रंग दे दिए जाएं। आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन यही आजादी आपको पंगु भी बना सकती है, और क्योंकि कोई नियम नहीं है, तो आप जो भी बनाएंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी 100% सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। इसे वो कट्टर जिम्मेदारी या रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कोई भगवान नहीं, कोई भाग्य नहीं, कोई समाज नहीं जिसे आप दोष दे सकें। सिर्फ आप और आपके फैसले। ये भयानक स्वतंत्रता, इससे निपटना तो बहुत मुश्किल लगता होगा। क्या इसे समझने के, इसके साथ जीने के कुछ अलग-अलग नजरिए हैं, कुछ फ्रेमवर्क? हाँ, मुख्य रूप से 3 बड़े नजरिए उभरे हैं। पहला तो अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म ही है, जिसकी बात हम कर रहे थे। सार्त्र वाला। हाँ, सार्त्र कहते हैं कि हम आजाद होने के लिए शापित हैं। वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। हम चुनना बंद नहीं कर सकते। कुछ न चुनना भी एक चुनाव है। सही। इसलिए इस स्वतंत्रता को गले लगाओ और अपने कामों से खुद को गढ़ो। हर काम, हर फैसला उस खाली कैनवस पर एक ब्रश स्ट्रोक की तरह है, जो आपकी तस्वीर बना रहा है। ठीक है, तो ये एक रास्ता है कि इस आजादी को स्वीकार करो और जिम्मेदारी के साथ खुद को बनाओ। लेकिन क्या हो अगर ये बनाने का काम ही बेतुका लगने लगे? मतलब अगर अंत में सब कुछ खत्म ही हो जाना है, तो इस कैनवस पर कुछ बनाने का मतलब ही क्या है? ये सवाल हमें दूसरे नजरिए पर लाता है, एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म, जिसे एल्बेर कामू ने सामने रखा। हाँ? कामू कहते हैं कि बेतुकापन या एब्सर्ड ब्रह्मांड में नहीं है और न ही इंसान में है। तो फिर कहाँ है? यह इन दोनों के टकराव से पैदा होता है। हमारी अर्थ खोजने की जुनूनी इच्छा और ब्रह्मांड की पत्थर जैसी खामोशी के बीच का टकराव। और इसका हल क्या है? इसका हल वो आत्महत्या या झूठी उम्मीद में नहीं देखते, बल्कि विद्रोह में देखते हैं। विद्रोह? किसके खिलाफ विद्रोह? उस बेतुकेपन के खिलाफ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिसिफस की कहानी। वो ग्रीक राजा जिसे देवताओं ने सजा दी थी कि वो रोज एक भारी पत्थर को पहाड़ पर धकेलेगा और जैसे ही वो ऊपर पहुंचेगा, पत्थर वापस लुढ़क जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। कामू कहते हैं हमें सिसिफस को खुश तस्वुर करना चाहिए। खुश? क्यों? ये तो बहुत निराशाजनक सजा है। लेकिन हर बार उस पत्थर को धकेलने के काम में, उस संघर्ष में ही वो अपनी जीत, अपना गौरव ढूंढ लेता है। उसका मकसद
मंजिल पे पहुंचना नहीं। बल्कि उस पत्थर को धकेलने का अमल ही है। ये आज की 9 to 5 जॉब में भी तो हो सकता है, उस रोज रोज के निरर्थक लगने वाले काम में अपना गौरव ढूंढना। ये बहुत शक्तिशाली विचार है कि मतलब मंजिल में नहीं, सफर में है। उस संघर्ष को ही अपना लेना। लेकिन ये फिर भी एक संघर्ष है। क्या कोई ऐसा नजरिया भी है जो इस खालीपन को एक बोझ या संघर्ष के बजाय एक हल्केपन की तरह देखता हो? एक तरह की मुक्ति। हाँ। और ये तीसरा नजरिया है जो आजकल काफी लोकप्रिय हो रहा है, आशावादी शून्यवाद, ऑप्टिमिस्टिक नाइहिलिज्म। अच्छा। ये कहता है कि चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ब्रह्मांडीय स्तर पर कुछ भी मायने नहीं रखता, ना आपकी सफलता ना आपकी विफलता। 100 साल बाद कोई आपको याद नहीं रखेगा। ये सुनने में डिप्रेसिंग लग सकता है, लेकिन इसे दूसरे तरीके से देखिए। अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो आप पर कोई दबाव भी नहीं है। आप फेल होने से डरना बंद कर सकते हैं। आप वो काम करने के लिए आजाद हैं जो आपको सच में खुशी देता है, बिना इस चिंता के कि दुनिया क्या सोचेगी। अगर बड़ा खेल मायने नहीं रखता तो आप अपने छोटे खेल के नियम खुद बना सकते हैं। तो क्या ये खुद से बनाया गया अर्थ ये बस एक खूबसूरत धोखा है जो हम खुद को बहलाने के लिए गढ़ते हैं? या फिर यही अकेली और सबसे गहरी सच्चाई है जो हमारे पास है? शायद ये शून्यवाद, ये खालीपन कोई अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआती बिंदु है। एक साफ स्लेट जहां से एक प्रामाणिक, एक ऑथेंटिक, खुद की लिखी हुई जिंदगी शुरू हो सकती है। जब ब्रह्मांड चुप होता है तब सवाल भीतर से उठते हैं। शायद सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि अर्थ की तलाश अक्सर सीमाओं से पैदा होती है, असीमित संभावनाओं से नहीं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि नथिंग मैटर्स, तभी हमें ये तय करने की असली आजादी मिलती है कि व्हाट मैटर्स टू मी। और ये विचार ये एक और गहरी खामोशी की ओर ले जाता है। एक कल्पना करते हैं, आप एक बिल्कुल खामोश, एक अंतहीन ब्रह्मांड में खड़ी हैं। आप आवाज लगाती हैं और कोई जवाब नहीं आता, बस एक गहरी चुप्पी। यही वो खालीपन है, मुझे लगता है, जहां शून्यवाद या जिसे हम नाइलिज्म कहते हैं उसकी जड़ें हैं। आज हम इसी खामोशी को सुनने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, ये एक एहसास है। जब ब्रह्मांड से कोई पहले से लिखा हुआ मतलब, कोई मकसद हटा दिया जाता है तो हमारी चेतना किस कच्ची अवस्था में पहुंच जाती है। ये सफर एक बिल्कुल खाली कैनवस को देखने जैसा है। सही कहा। नाइलिज्म का जो सबसे बुनियादी, जो कोर दावा है, वो ये है कि ब्रह्मांड उदासीन है, इंडिफरेंट। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके खिलाफ है, वो आपके साथ भी नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक पहाड़ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर चढ़ रहे हैं या उससे गिर रहे हैं, वो बस है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड को हमारे होने न होने से, हमारी खुशी या दुख से कोई सहानुभूति नहीं है। तो अगर कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई बड़ी योजना नहीं है, तो फिर हम सब कहाँ खड़े हैं? हमारा वजूद क्या है? मुझे लगता है यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं, नाइलिज्म। ये आया कहाँ से? ये लैटिन शब्द निहिल से आया है, जिसका सीधा मतलब है कुछ नहीं, शून्य। और फलसफे में इसका मतलब है कि जीवन, नैतिकता, ज्ञान, इन सब का कोई पहले से तय, कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। यानी हम एक ऐसी कहानी के किरदार हैं जिसका कोई लेखक ही नहीं है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए ये सोचना जरूरी है कि इससे पहले दुनिया को कैसे देखा जाता था। पुरानी सोच ये थी कि हर चीज का एक टेलोस होता है, एक अंतिम लक्ष्य, एक मकसद। एक बीज का टेलोस है एक पेड़ बनना, इंसान का टेलोस है मोक्ष पाना या ईश्वर से मिलना। मतलब हर चीज एक बड़ी कहानी का हिस्सा थी। नाइलिज्म इस पूरी सोच को, इस आइडिया को तोड़ देता है। वो कहता है कि कोई दिव्य स्क्रिप्ट नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो बस फिजिक्स, बायोलॉजी और संयोग का एक उलझा हुआ नतीजा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम सब एक बहुत बड़े स्टेज पे खड़े हैं, हमें एक्शन बोल दिया गया, पर किसी ने स्क्रिप्ट ही नहीं दी, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई कहानी नहीं। तो फिर हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा, सही गलत, इन सब का क्या मतलब रह जाता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पकड़ा है। और यहीं से हम शून्यवाद की पहली परत में उतरते हैं, जिसे नैतिक शून्यवाद या मॉरल नाइलिज्म कहते हैं। इसका दावा है कि अच्छा और बुरा जैसी चीजें एक्चुअली मौजूद नहीं हैं। ये सिर्फ इंसानों की बनाई हुई सामाजिक रचनाएं हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट्स। एक मिनट, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। क्या मतलब है इसका कि अच्छा और बुरा मौजूद नहीं है? इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के स्तर पर फिजिक्स के नियमों के लिए हिटलर और गांधी में कोई नैतिक अंतर नहीं है। दोनों सिर्फ परमाणुओं की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। उनके कर्मों से ब्रह्मांड के नियमों पर कोई असर नहीं पड़ता।
ब्रह्मांड किसी को सजा या इनाम नहीं देता। ये तो हमारे समाज की पूरी बुनियाद को हिला देता है ना? अगर फिजिक्स के लेवल पे कोई फर्क नहीं है तो हमारे कानून, हमारी जेलें, हमारे हीरो और विलन, ये सब क्या सिर्फ एक कहानी है? एक कहानी जो हम खुद को सुना रहे हैं ताकि समाज बिखर ना जाए? क्या ये इतना नाजुक है? दार्शनिक नजरिए से देखें तो हाँ, ये विचार कहता है कि हत्या इसलिए बुरी है क्योंकि हमने समाज में मिलकर ये तय किया है ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। ये एक सामाजिक समझौता है, कोई ब्रह्मांडीय कानून नहीं। ये परेशान करने वाला विचार जरूर है, लेकिन ये हमें अपनी नैतिकता की जड़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमसे पूछता है कि अगर कोई ऊपर से देखने वाला नहीं है तो हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार क्यों हैं? ठीक है, तो अगर हमारे सही और गलत के विचार सिर्फ सामाजिक रचनाएं हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हमारा सच और झूठ का विचार भी ऐसा ही है? क्या ज्ञान भी एक रचना है? और ये हमें शून्यवाद की दूसरी और शायद ज्यादा गहरी परत तक ले जाता है, ज्ञान मीमांसीय शून्यवाद या एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म। इसका दावा यह है कि हम कभी भी परम सत्य को पूरी तरह से जान ही नहीं सकते। हर दावा, हर ज्ञान संदिग्ध है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, जैसे हम सब एक कमरे में हैं और हर किसी ने अलग अलग रंग का चश्मा पहना हुआ है। कोई दुनिया को नीला देखता है, कोई पीला, कोई हरा। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म कहता है कि हम ये चश्मे कभी उतार ही नहीं सकते, तो हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि दुनिया का असली रंग क्या है। हम सिर्फ अपने वर्जन को ही सच मान सकते हैं। अरे, ये तो आज के इंटरनेट के दौर की सटीक तस्वीर है, जिसे हम नैरेटिव कोलैप्स कहते हैं। एक ही घटना पर आपको हजारों ब्लॉग, वीडियोस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिलेंगे और सब अपने सच का दावा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंटरनेट ने ये समस्या पैदा की है, पर शायद वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि हम सब अलग अलग रंग के चश्मे पहने हुए हैं। और आखिर में इंसान थक कर कहता है, छोड़ो, कुछ भी सच नहीं है। बिल्कुल, इंटरनेट ने इस दार्शनिक विचार को एक जीती जागती हकीकत बना दिया है। और जब बाहर की दुनिया में कोई निश्चित सच या नैतिकता नहीं मिलती, तो इसका असर सीधे हमारे अंदर पड़ता है, हमारी साइकोलॉजी पर। और यहीं से एक गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष शुरू होता है। किस तरह का संघर्ष? देखिए, इंसान जैविक रूप से एक अर्थ बनाने वाला प्राणी है। हमारा दिमाग कहानियों और पैटर्न पर चलता है। यह हमारे सर्वाइवल का तरीका है। हम बादलों में चेहरे देखते हैं, सितारों में कहानियां घड़ते हैं। और जब हमारा ये अर्थ खोजने वाला दिमाग एक खामोश, अर्थहीन ब्रह्मांड से टकराता है, तो एक गहरा संज्ञानात्मक शून्य पैदा होता है, एक कॉग्निटिव वैक्यूम। तो ये एक टकराव है हमारे अंदर की जरूरत और बाहर की हकीकत के बीच का। हाँ, और इसी गहरे, बेचैन कर देने वाले टकराव को दार्शनिक एल्बर्ट कामू ने दी एब्सर्ड कहा था। इंसान का अर्थ के लिए पुकारना और ब्रह्मांड का लगातार खामोश रहना, इस बेतुकेपन का एहसास ही दी एब्सर्ड है। और जब बाहर के सारे सहारे, धर्म, समाज, सच टूट जाते हैं, तो फिर मैं कौन हूं, इस सवाल का क्या होता है? ये हमारी पहचान को कैसे प्रभावित करता है? ये सीधे पहचान के केंद्र पर चोट करता है। इसे आइडेंटिटी फ्रैक्चर कह सकते हैं। जब बाहरी अर्थ देने वाली चीजें जैसे धर्म, संस्कृति, सामाजिक भूमिकाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो मैं कौन हूं, इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं बचता। अगर इंसान ईश्वर की सबसे खास रचना नहीं है या किसी महान राष्ट्र का नागरिक होने में कोई विशेष गौरव नहीं है, तो फिर वो क्या है? सिर्फ जैविक पदार्थ का एक ढेर? हाँ, और ये एहसास हमारे अहंकार को तोड़ देता है। पहचान अस्थिर हो जाती है। मेरे एक दोस्त ने एक बार कहा था कि उसे नौकरी छोड़ने के बाद एहसास हुआ कि उसकी पूरी पहचान उसके जॉब टाइटल से जुड़ी थी। जब वो चला गया तो कुछ हफ्तों तक उसे लगा कि वो कुछ नहीं है। ये एक छोटा व्यक्तिगत स्तर का आइडेंटिटी फ्रैक्चर था। ये सब सुनकर तो बहुत निराशा होती है। ऐसा लगता है जैसे शून्यवाद एक अंधेरी सुरंग है जिसका कोई अंत नहीं। क्या ये सिर्फ एक निराशा का दर्शन है, एक डेड एंड? ज्यादातर लोग यहीं तक आकर रुक जाते हैं, लेकिन कुछ विचारकों के लिए ये खालीपन विनाशकारी नहीं है, ये डायग्नोस्टिक है, एक तरह का सच है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। और यहीं पर वो मशहूर पंक्ति आती है, जब ब्रह्मांड चुप रहता है तब इंसान को अपनी आवाज सुननी पड़ती है। इसका क्या मतलब है, अपनी आवाज सुनना? इसका मतलब है वो गहरा एहसास कि अर्थ ब्रह्मांड में खोजने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये इंसानों द्वारा बनाने वाली चीज है। मूल्य और मकसद कोई सार्वभौमिक घटनाएं नहीं है, वो औजार हैं जो हमने इस अराजक दुनिया में जीने के लिए बनाए हैं। प्यार, न्याय, दोस्ती, सुंदरता, ये ब्रह्मांड के कणों में नहीं लिखे हैं। ये हमारे दिमाग, हमारे दिलों और हमारे समाज की रचनाएं हैं।
तो ये अर्थ की विफलता नहीं है, बल्कि अर्थ के स्रोत की पहचान है। ये मानना कि दुनिया में पहले से कोई अर्थ नहीं है, ये एक सच्चाई को स्वीकार करने जैसा है। बिल्कुल सही। और ये हमें दार्शनिक नीत्शे के एक बहुत जरूरी विचार तक ले आता है। उन्होंने दो तरह के नाइलिज्म की बात की, निष्क्रिय यानी पैसिव और सक्रिय यानी एक्टिव। निष्क्रिय और सक्रिय शून्यवाद, ये तो सुनने में ही विरोधाभासी लगता है। शून्यवाद तो सब कुछ नकारने के बारे में है, तो उसमें सक्रिय होने का क्या मतलब? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे मैं पूरी ताकत से सो रही हूं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। निष्क्रिय नाइलिज्म वही है जो ज्यादातर लोग शून्यवाद के बारे में सोचते हैं, निराशा और इस्तीफा। ये मान लेना है कि कुछ भी मायने नहीं रखता और इसलिए कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है, ये हार मान लेना है। लेकिन सक्रिय नाइलिज्म बिल्कुल अलग है। वो इस अर्थहीनता को एक अवसर के रूप में देखता है। कैसा अवसर? पुराने मूल्यों को नष्ट करने का अवसर, जो शायद खोखले, झूठे या दमनकारी थे, और उनकी जगह पर नए, ज्यादा प्रामाणिक, जीवन को हाँ कहने वाले मूल्य बनाने का अवसर। ये एक रचनात्मक विनाश है। नीचे ने कहा था ईश्वर मर चुका है। उनका मतलब था कि वो पुरानी दुनिया जो धर्म और परंपरा पर टिकी थी अब ढह रही है। तो अब हमें खुद अपने मूल्यों का निर्माता बनना होगा। तो ये खालीपन अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। कुछ भी मायने नहीं रखता का दूसरा पहलू है, सब कुछ संभव है। अगर कोई ब्रह्मांडीय स्क्रिप्ट नहीं है तो आप अपनी कहानी की लेखक बन जाती हैं। हाँ, यही वो बिंदु है जहां निराशा एक तरह की मुक्ति में बदल सकती है। जब कोई ब्रह्मांडीय जज नहीं है जो आपके जीवन को आंक रहा हो, तो आप पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। आज के दौर में कुछ लोग इसे आशावादी शून्यवाद भी कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म। ये विचार कहता है कि अगर ये एक ही जिंदगी है और इसके बाद कुछ नहीं, तो ये एक मुफ्त छुट्टी की तरह है। प्रेशर खत्म, इसे बर्बाद मत करो। आप वो चुन सकती हैं जो आपके लिए मायने रखता है, न कि वो जो किसी किताब ने बताया है। ये तो बहुत सशक्त करने वाला विचार है। और यही पहला स्टेबलाइजर है, वो पहला सहारा जो इस खालीपन में मिलता है। ये एहसास कि अर्थ खोजना नहीं है बल्कि बनाना है। यही अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म का मूल विचार है। अस्तित्व सार से पहले आता है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब है कि हम पहले इस दुनिया में मौजूद होते हैं और फिर हम अपने कर्मों और चुनावों से अपना उद्देश्य, अपना सार बनाते हैं। तो शून्यवाद एक अंधेरी सुरंग हो सकती है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी को पूरी तरह से स्वीकार करता है। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसा कि सार्थर ने कहा था, इंसान स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। चुनाव न करना भी एक चुनाव है। ये स्वतंत्रता का बोझ है। लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे और शायद खतरनाक सवाल पर छोड़ देता है। अगर नैतिकता सिर्फ एक सामाजिक समझौता है, एक इंसानी रचना, तो ये समझौता कितना मजबूत है? और क्या होता है जब कोई व्यक्ति या कोई समूह इस समझौते को मानने से इनकार कर देता है? अगर सही और गलत की कोई वस्तुनिष्ठ बुनियाद नहीं है, तो किसी को भी कुछ भी करने से कौन सी चीज रोकती है? और यही असली चुनौती है। असली चुनौती ब्रह्मांडीय अर्थ के बिना जीना नहीं है, बल्कि अपने बनाए हुए अर्थ की पूरी जिम्मेदारी के साथ जीना है। विरोधाभास ये है, ब्रह्मांडीय स्तर पर शायद कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन स्थानीय स्तर पर हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में सब कुछ मायने रखता है। शायद बुद्धिमानी इस विरोधाभास को सुलझाने में नहीं, बल्कि इसके साथ जीने में है। ये स्वीकार करने में कि अर्थ व्यक्तिपरक है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो वास्तविक और जरूरी है। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप किसी नियम को, किसी उसूल को पकड़ने की कोशिश कर रही हो और वो बस उंगलियों के बीच से फिसल जाए? एक अजीब सी खामोशी, ये एहसास कि जिन नैतिक नियमों को हम हमेशा से पत्थर की लकीर मानते आए थे, शायद वो महज रेत पर खींची लकीरें हैं जिन्हें हवा का एक झोंका भी मिटा सकता है। और यहीं से आज की हमारी बातचीत शुरू होती है, उस सवाल से जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। क्या होता है जब सही और गलत की बुनियाद ही हिलने लगे? क्या नैतिकता, मोरालिटी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है जो ब्रह्मांड के कण-कण में बसा है, या ये सिर्फ इंसानों की बनाई एक कहानी है जो हमें अंधेरे में सुरक्षित महसूस कराने के लिए है?
आज हम नैतिक शून्यवाद यानी मॉरल नाइहिलिज्म के गहरे और अक्सर परेशान कर देने वाले विचार को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मॉरल नाइहिलिज्म का जो कोर आइडिया है वो बहुत सिंपल है और उतना ही शॉकिंग भी। वो ये है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिवली यानी अपने आप में राइट या रॉन्ग नहीं होती हैं। अच्छा और बुरा ब्रह्मांड की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जैसे ग्रेविटी या लाइट की स्पीड है। ये इंसानी लेबल हैं जो हम दुनिया पर चिपकाते हैं। एक मिनट, इसे थोड़ा साफ करते हैं। ये सुनने में वैसा ही लग रहा है जैसा लोग अक्सर कहते हैं कि सब अपनी अपनी जगह सही हैं, या तुम्हारा सच अलग मेरा सच अलग। क्या ये वही बात है? नहीं, और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए सही और गलत का एक नक्शा है। जो नैतिक संदेह में यकीन करता है यानी मॉरल स्केप्टिसिज्म, वो कहेगा नक्शा तो है पर शायद हम उसे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो नैतिक सापेक्षवाद में यकीन करता है मॉरल रिलेटिविज्म, वो कहेगा हर शहर का अपना अलग नक्शा है और सब अपनी अपनी जगह सही हैं। अच्छा। लेकिन नैतिक शून्यवाद, मॉरल नाइहिलिज्म, इन सब से एक कदम आगे जाता है। वो कहता है नक्शा तो छोड़िए, कोई मंजिल ही नहीं है, कोई नक्शा ही नहीं है। कोई नक्शा है ही नहीं। ये नहीं कहता कि सच व्यक्ति या संस्कृति पर निर्भर करता है। ये कहता है कि सच जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। संस्कृति जिसे नैतिकता कहती है वो असल में बस एक सामूहिक भ्रम है, एक एग्रीमेंट है, कोई गहरी सच्चाई नहीं। वाह, नो मैप नो डेस्टिनेशन, ये तो काफी रैडिकल सोच है। तो अगर सही और गलत ब्रह्मांड का कोई नियम नहीं है, तो फिर ये मजबूत विचार आते कहाँ से हैं? मेरे अंदर ये भावना इतनी गहरी क्यों है कि किसी की मदद करना अच्छा है और किसी को धोखा देना बुरा? ये फीलिंग तो बहुत असली लगती है। बिल्कुल, और यहीं पर वो एक लाइन आती है जो इस पूरी सोच की नींव है। सही और गलत इंसान बनाता है, ब्रह्मांड नहीं। मोरालिटी दुनिया की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंसान का एक प्रोजेक्शन है, एक चश्मा है जो हम दुनिया को पहनाते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। एक चश्मा, आई लाइक दैट एनालॉजी। तो हम सब ने एक ही रंग का चश्मा पहना हुआ है। एक तरह से हाँ। और दार्शनिक J.L. मैकी ने इसे समझाने के लिए एक बहुत दिलचस्प तर्क दिया था, जिसे वो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम क्वेयरनेस कहते हैं। क्वेयरनेस? हाँ, क्वेयर यहाँ पर अजीब या विचित्र के मतलब में है। वो कहते हैं कि एक पल के लिए सोचिए, अगर नैतिक मूल्य जैसे न्याय या दया सच में मौजूद होते तो वो ब्रह्मांड की बाकी हर चीज से कितने अजीब होते हैं ना। कैसे? एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं, जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसे किसी वैज्ञानिक उपकरण से पकड़ा नहीं जा सकता, पर फिर भी उसमें आपको एक आदेश देने की, एक कमांड देने की शक्ति हो। वो आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैकी के हिसाब से नैतिकता विज्ञान की दुनिया में एक भूत की तरह है। ये नियमों का पालन नहीं करती, इसे मापा नहीं जा सकता, इसलिए ये मानने से कि ये मौजूद है ज्यादा आसान ये मान लेना है कि ये हमारा वहम है। एग्जैक्टली। विज्ञान की दुनिया में ऐसी रहस्यमय चीज के लिए कोई जगह नहीं है। तो सबसे सरल व्याख्या ऑकम्स रेजर के हिसाब से यही है कि ऐसी ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज मौजूद ही नहीं है। ओके। मेरा दिमाग थोड़ा घूम रहा है। अगर ये कोई बाहरी सच्चाई नहीं है तो हमारे अंदर ये मजबूत भावनाएं क्यों हैं? मैं क्यों किसी अन्याय को देखकर इतना गुस्सा महसूस करती हूँ? ये प्यार, त्याग, बलिदान, क्या ये सब भी सिर्फ दिमाग के केमिकल और सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है? ये सुनने में बहुत ठंडा और मशीनी लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप इंसान होने के अनुभव से उसकी आत्मा निकाल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये सुनने में ऐसा क्यों लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें दर्शन से ज्यादा इवोल्यूशन और साइकोलॉजी में मिलता है। ये नैतिक भावनाएं, ये गुस्सा, ये सहानुभूति, ये सब सामाजिक तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए लाखों सालों में विकसित हुई हैं। ये वो गोंद है जो समाज को, हमारे झुंड को जोड़े रखता है। अच्छा। हम इसके शुरुआती रूप दूसरे जानवरों में भी देखते हैं, जैसे वैम्पायर चमगादड़ों में पारस्परिकता होती है, रेसिप्रोसिटी। एक चमगादड़ जो भूखा है उसे दूसरा अपना खून पिलाता है, ये जानते हुए कि भविष्य में जब वो भूखा होगा तो उसे भी मदद मिल सकती है। एक तरह का बायोलॉजिकल इंश्योरेंस। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये तो सर्वाइवल की बात हुई, लेन देन। पर निष्पक्षता, फेयरनेस जैसी जटिल भावना का क्या? उसका भी आधार जानवरों में मिलता है। कैपुचिन बंदरों पर किए गए मशहूर प्रयोग हैं। 2 बंदरों को एक ही काम करने के लिए अलग अलग इनाम दिया जाता है। एक बंदर को काम पूरा करने पर खीरा मिलता है जो उसे पसंद है, लेकिन जब वो देखता है कि दूसरे बंदर को उसी काम के लिए ज्यादा स्वादिष्ट अंगूर मिल रहा है तो वो गुस्सा हो जाता है।
वो अपना खीरा फेंक देता है, उसे लगता है कि ये अनफेयर है। मैं उस बंदर के साथ हूँ। ऑफिस में किसी को प्रमोशन मिले और मुझे खीरा, तो मैं भी फेंक दूंगी। फेयर प्ले की भावना तो हम सब में है। बिल्कुल। तो ये जो निष्पक्षता और पारस्परिकता की भावनाएं हैं, यही नैतिकता की कच्ची सामग्री हैं। और हम इंसानों में ये और भी जटिल हो गई हैं। मनोविज्ञान कहता है कि ज्यादातर हमारे नैतिक निर्णय भावनाओं के बाद लिए गए तर्क होते हैं। मतलब पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन। हाँ, हम पहले महसूस करते हैं इंस्टिंक्टिवली, और फिर हमारा दिमाग उसके लिए एक नैतिक कारण कढ़ लेता है। तो जिसे हम नैतिक ज्ञान या मॉरल विजडम समझते हैं, वो असल में ज्यादातर हमारा मनोवैज्ञानिक दृढ़ विश्वास या सामाजिक कंडीशनिंग है। ये तो बहुत डरावना है। अगर ये सब सच है तो इसका मतलब है कि हजारों सालों से हम जिन उसूलों पर चल रहे थे, वो सब एक तरह से मनगढ़ंत है। इस एहसास से कैसे निपटा जाए? अगर ये सिर्फ सर्वाइवल का एक टूल है, तो फिर अराजकता क्यों नहीं फैल जाती? मुझे चोरी करने से या किसी को धोखा देने से असल में क्या रोकता है, अगर ब्रह्मांड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? और ये नैतिक शून्यवाद से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है तो सब कुछ जायज है। हाँ, यही लगता है। नाइलिज्म वस्तुनिष्ठ आधार को नकारता है, लेकिन वो सामाजिक नतीजों को नहीं नकारता। समाज को अराजकता से बचाने के लिए सिर्फ नैतिक नियम नहीं होते। हमारे पास कानून है, सामाजिक दबाव है, प्रतिष्ठा या रेप्यूटेशन का डर है, हमारी एम्पैथेटिक वायरिंग है। एक शून्यवाद को मानने वाले का बटुआ भी अगर कोई चुरा ले तो वो चिल्लाएगा, ये ठीक नहीं है। पर क्या वो ईमानदारी से ऐसा कह सकता है? अगर वो मन में जानता है कि चोरी असल में गलत नहीं है, तो क्या उसका विरोध सिर्फ एक दिखावा नहीं है, एक सामाजिक नाटक? वो चिल्लाएगा इसलिए नहीं कि चोरी ब्रह्मांड के किसी नियम के खिलाफ है, बल्कि इसलिए कि ये उस सामाजिक समझौते, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है जिसमें हम सब रहते हैं। और आपके सवाल का जवाब है हाँ, शायद ये एक तरह का नाटक है, लेकिन ये वो नाटक है जिसे हम सब मिलकर खेलते हैं ताकि सभ्यता बनी रहे। फंक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द फाउंडेशन। ये काम करता है, यही काफी है। फंक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द फाउंडेशन, ये लाइन मेरे साथ रहेगी। और एक और मिथक ये है कि शून्यवाद अनैतिक व्यवहार की ओर ले जाता है। असल में कई बार इसका उल्टा होता है। जब कोई ये समझ जाता है कि उसे कोई बना बनाया रेडीमेड नैतिक कोड नहीं मिला है, तो वो अपने व्यक्तिगत नैतिक कोड का निर्माण करता है। अच्छा। और ये कोड अक्सर ज्यादा सोचे समझे और सुसंगत हो सकते हैं। वो नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो समझदारी भरा और तर्कसंगत है, इसलिए नहीं कि वो नियम किसी आसमानी किताब में लिखा है या पवित्र है। ठीक है, तो यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। अगर पुरानी नींव खोखली थी, तो नई नींव किस पर रखी जाएगी? अगर कुछ भी स्वाभाविक रूप से सही नहीं है, तो फिर किस चीज के लिए खड़ा होना है? ये वो बिंदु है जहां विनाश के बाद निर्माण शुरू होता है। दिस इज द क्वाइट रिकंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। समाज के स्तर पर इसका आधार है प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, यानी प्रोसीजरल फेयरनेस। ये बिल्कुल एक खेल के नियमों जैसा है। जैसे क्रिकेट में गेंद का बल्ले से लगकर कैच होना आउट है। इसमें कोई गहरा ब्रह्मांडीय सत्य नहीं है। ये बस एक नियम है जिस पर हम सब सहमत हुए ताकि खेल खेला जा सके। ट्रैफिक लाइट में लाल रंग का मतलब रुकना और हरे का मतलब चलना होता है। इसमें कोई नैतिक सच्चाई नहीं है। ये बस एक सिस्टम है जो फंक्शनली काम करता है। समाज के कानून भी ऐसे ही हैं। नैतिक रूप से शायद सही नहीं, पर समाज को चलाने के लिए उपयोगी हैं। ये तो हुआ समाज का सिस्टम, पर एक अकेले इंसान का क्या? अगर मैं ये सब मान लूं, तो कल सुबह उठकर मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? मेरे पास क्या रास्ते हैं? मोटे तौर पर इस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद एक व्यक्ति के सामने 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता है सुखवाद, यानी हीडनिज्म। इसका सिद्धांत सरल है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं है, तो मैं बस अपने सुख और अपनी खुशी को ही अपना लक्ष्य बना लेता हूं। जो मुझे अच्छा महसूस कराए, वो मेरे लिए सही है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर खतरनाक भी। अगर मेरी खुशी किसी और को दुख पहुंचाने से मिलती हो तो? और क्या सिर्फ प्लेजर के पीछे भागना आखिर में एक बहुत खाली, मीनिंगलेस जिंदगी की तरफ नहीं ले जाएगा? बिल्कुल। ये सुखवाद की सबसे बड़ी आलोचना है। ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है और अक्सर लंबे समय में संतोष नहीं देता। इसीलिए दूसरा रास्ता ज्यादा मजबूत माना जाता है, एक निर्मित कोड बनाना। टू बिल्ड अ कंस्ट्रक्टेड कोड। आप बैठकर सोचते हैं कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहती हूं, मेरे सिद्धांत क्या होंगे, मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करूंगी।
तो आप अपने खुद के मॉरल आर्किटेक्ट बन जाते हैं। आप अपनी वैल्यूज खुद चुनते हैं, जैसे ईमानदारी, करुणा, साहस। इसलिए नहीं कि वो यूनिवर्सली सही है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप चुनते हैं कि वो आपके लिए सही है। ये एम्पावरिंग है। ये एम्पावरिंग है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसमें लगातार सोचने, खुद को परखने और अपने बनाए नियमों के प्रति ईमानदार रहने की जरूरत होती है। और फिर तीसरा रास्ता है जो शायद सबसे दिलचस्प है, काल्पनिकता यानी फिक्शनलिज्म। एक फिक्शनलिस्ट ये जानता है और मानता है कि नैतिकता एक कहानी है, एक उपयोगी कल्पना है, लेकिन वो फिर भी ऐसे जीने का चुनाव करता है जैसे कि वो सच हो। एक सेकेंड, तो वो जानता है कि ये सब झूठ है, पर फिर भी उस झूठ को जीता है। ये तो एक तरह का डबल थिंक हुआ। इसे आप ऐसे देख सकती हैं, हम सब जानते हैं कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है, उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है, पर हम सब ऐसे जीते हैं जैसे उसकी बहुत कीमत हो, क्योंकि ये सिस्टम काम करता है। सही बात है। फिक्शनलिस्ट नैतिकता के साथ भी यही करता है। वो कहता है, हाँ मुझे पता है कि ईमानदारी को यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन एक ऐसी दुनिया जहां लोग ईमानदारी को महत्व देते हैं वो एक बेहतर दुनिया है, इसलिए मैं ईमानदारी को महत्व दूंगा। वो सामाजिक जीवन के लिए, रिश्तों के लिए और मन की शांति के लिए उस कहानी को जीना चुनता है। वाह, तो आप एक तरह से उस सीक्रेट में शामिल हैं, पर आप समाज की भलाई के लिए गेम खेलना जारी रखते हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें रहना होता है। हीडनिज्म, अ कंस्ट्रक्टेड कोड और फिक्शनलिज्म, तीनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं। तो ये सारी बातचीत मुझे एक जगह लाकर खड़ा कर रही है। शायद नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ब्रह्मांड में खोजते हैं, जैसे कोई नया ग्रह खोजा जाता है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम मिलकर बनाते हैं, जैसे कोई शहर बनाया जाता है। ये कोई प्राकृतिक सच नहीं, बल्कि एक इंसानी निर्माण है। और अगर ये सच है तो असली जिम्मेदारी ये पता लगाने में नहीं है कि क्या सही है, बल्कि ये तय करने में है कि क्या सही होगा। हम इस वक्त इस पीढ़ी में किस तरह की दुनिया, किस तरह के नियम बनाने का चुनाव कर रहे हैं। और अगर उन नियमों के पीछे कोई दिव्य या प्राकृतिक शक्ति नहीं है, तो हमारे चुनाव का आधार क्या है? क्या वो सिर्फ हमारा अपना फायदा है, या हमदर्दी, तर्क और आने वाली पीढ़ियों का ख्याल है? ये सवाल शून्यवाद खत्म नहीं करता, बल्कि पहले से ज्यादा जरूरी और ज्यादा भारी बना देता है। आप फर्श को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और वहां कुछ भी नहीं है। क्या हो अगर होना ही एक विकल्प हो? एक ऐसा विचार है कि शायद कुछ भी ना होना संभव है। सिर्फ खाली जगह नहीं, बल्कि जगह का, समय का और हर चीज का ना होना। और यही मेटाफिजिकल नाइलिज्म का मूल दावा है। पॉसिबली नथिंग कॉन्क्रीट एग्जिस्ट्स। मतलब ये संभव है कि कोई ठोस चीज हो ही ना? बिल्कुल, लेकिन यहाँ संभव शब्द बहुत जरूरी है। ये विचार ये नहीं कह रहा कि हमारी दुनिया खाली है या अभी कुछ नहीं है। अच्छा, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा दावा है। ये कह रहा है कि तमाम संभावनाओं के दायरे में एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जा सकती है जहां सचमुच कुछ भी नहीं है। तो ये असलियत के बारे में नहीं, बल्कि संभावना के बारे में एक दावा है। हाँ, एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड जो असल में वर्ल्ड है ही नहीं। ठीक है, इसे समझने का एक तरीका सब्ट्रैक्शन आर्गुमेंट है ना? हाँ, घटाने का तर्क। तो सोचिए हम इस दुनिया से कोई एक चीज हटा दें, मान लीजिए एक पत्थर। ऐसा लगता है ये मुमकिन है। बिल्कुल, कल्पना कर सकते हैं। अब एक और चीज हटा दें और फिर एक और। तो सवाल यह है कि अगर हम ये करते ही रहें तो? और तर्क यहीं से शुरू होता है। अगर हर एक चीज को अकेले अकेले हटाना संभव है, तो आखिरी चीज को हटाना अचानक नामुमकिन क्यों हो जाएगा? ये हमारे इस गहरे यकीन को चुनौती देता है कि अस्तित्व की कोई न्यूनतम सीमा होनी चाहिए। हाँ, ये बात थोड़ी अटकती है। मतलब मेरी सहज बुद्धि कहती है कि कहीं तो एक लाइन होगी। आप हर चीज नहीं हटा सकते, आखिर में कुछ तो बचेगा ही। सही है, और ये एक बहुत ही वाजिब शंका है। कई दार्शनिक भी यही कहते हैं कि ये एक तरह का स्लिपरी स्लोप है। तो ये बस एक भाषाई खेल है? इसके समर्थक कहते हैं कि नहीं, ये एक तरह से अस्तित्व को परत दर परत मिटाने जैसा है। परतें? ये परतें क्या हैं? सोचिए, पहली परत है बड़ी चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, ग्रह। ठीक है। उन्हें हटाने पर उनके हिस्से बचते हैं, मतलब एटम। ये दूसरी परत हुई। अब एटम्स को हटाइए तो बचेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क। बिल्कुल, ये तीसरी परत। अब इन्हें भी हटा दीजिए, तो क्या बचता है? वो क्वांटम फील्ड्स जिनसे ये कण पैदा होते हैं। और अब सबसे मुश्किल हिस्सा आता है। उन फील्ड्स को भी हटा दीजिए। अब आपके पास सिर्फ स्पेस टाइम
यानी दिक् काल का खाली ताना बाना है। पर वो भी तो कुछ है ना? एक ढांचा तो है। बिल्कुल, और ये तर्क यही नहीं रुकता। वो कहता है कि स्पेस टाइम भी एक चीज है, इसे भी हटा दीजिए। एक मिनट, स्पेस टाइम को हटाने का मतलब, इसका मतलब तो जगह और समय ही खत्म हो गए। हाँ, ये कोई खाली कमरा नहीं है, ये तो कमरे के होने की संभावना का ही ना होना है। बिल्कुल सही। अंत में जो बचता है वो खालीपन नहीं, बल्कि खालीपन का भी अभाव है, क्योंकि खालीपन को भी होने के लिए जगह चाहिए। कोई चीज नहीं तो उनके बीच कोई रिश्ता भी नहीं, पूरा ढांचा ढह जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से एक अजीब सा चक्कर आता है, जैसे जमीन खिसक गई हो। ये एहसास की हकीकत स्थिर नहीं है, उसे जोड़ा गया है, हर चीज ऑप्शनल है। और यहीं पर कॉन्टिंजेंसी का विचार आता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब कोई चीज सच तो है, पर उसका होना जरूरी नहीं था। बिल्कुल, वो नहीं भी हो सकती थी। इसे एग्जिस्टेंस कॉन्टिंजेंसी लैडर मॉडल से समझ सकते हैं। अस्तित्व की आकस्मिक सीढ़ी। हाँ, इसका सबसे निचला लेवल 0 है एब्सोल्यूट नथिंगनेस, पूर्ण शून्यता। और इसके ऊपर का हर लेवल एक इत्तेफाक है, जरूरी नहीं। एक बहुत बड़ा इत्तेफाक। सोचिए, लेवल 0 से लेवल 1 पर आने के लिए शायद कुछ मूलभूत भौतिक नियम बने। ये होना जरूरी नहीं था, ये बस हो गया। ये पहला लॉटरी का टिकट था जो लग गया। हाँ, फिर लेवल 2, उन नियमों से कणों का बनना, ये दूसरा संयोग। फिर लेवल 3, उन कणों का जुड़कर एटम बनाना, फिर तारें, ग्रह, हर कदम ऑप्शनल है। और फिर जीवन और चेतना, वो तो सबसे अविश्वसनीय पायदान है। किसी भी लेवल पर यह सिलसिला रुक सकता था और हम वापस लेवल 0 पर होते। तो इसका मतलब शायद कुछ भी जरूरी नहीं था। बिल्कुल, अस्तित्व एक कंटिंजेंट प्रॉपर्टी है, कोई नेसेसरी फीचर नहीं। ब्रह्मांड उन अनगिनत संभावनाओं में से बस एक है जो सच हो गई। लेकिन अगर हम ये सब सोच रहे हैं, इस सीढ़ी के बारे में, इस घटाने की प्रक्रिया के बारे में, तो इसके लिए एक सोचने वाला तो चाहिए। अगर सच में कुछ भी नहीं होता तो इस कुछ नहीं को जानेगा कौन? ये तो एक विरोधाभास है। और यही है ऑब्जर्वर पैराडॉक्स। अच्छा, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ नहीं है, वहां कोई देखने वाला भी नहीं होगा। कुछ नहीं है ये कहने के लिए भी किसी होने की जरूरत होती है। मतलब एक सोचने वाला, एक भाषा। हाँ, ये दावा खुद को ही काटता हुआ लगता है। जैसे ही आप कहते हैं वहां कुछ नहीं है, आप अपने होने से ही उसे खारिज कर देते हैं। तो फिर क्या ये सिर्फ एक दिमागी पहेली है, एक ऐसा विचार जिसे हम सोच तो सकते हैं पर जो तार्किक रूप से हो नहीं सकता? इसे सिर्फ एक पहेली कहकर खारिज करना शायद जल्दबाजी होगी। क्यों? क्योंकि एक वजूद का सवाल भी है। ये पैराडॉक्स ये नहीं साबित करता कि न होना असंभव है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि होने की अवस्था से न होने को पूरी तरह समझना नामुमकिन है। और इसका असर क्या होता है? इसका गहरा असर हमारे मैं के एहसास पर होता है। अगर दुनिया ऑप्शनल है तो मैं भी ऑप्शनल हूँ। मेरा होना भी उसी संयोग की सीढ़ी का एक पायदान है। इससे तो पहचान अस्थिर हो जाती है। ये जो चीजों के घुल जाने का एहसास है, ये कुछ पूर्वी दर्शनों की याद दिलाता है। जैसे बौद्ध धर्म में शून्यता की बात होती है। एक अहम फर्क है दोनों में। क्या? बौद्ध दर्शन में शून्यता या शून्यता का मतलब चीजों का अभाव नहीं है। तो फिर क्या है? उसका मतलब है कि किसी भी चीज का अपना स्वतंत्र या अंतर्निहित अस्तित्व, जिसे इनहेरेंट एग्जिस्टेंस कहते हैं, वो नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे एक मेज। मेज क्या है? वो लकड़ी पर निर्भर है। लकड़ी पेड़ पर, पेड़ जमीन और पानी पर। ठीक है, वो कारीगर पर निर्भर है, उसके औजारों पर। वो मेज की अवधारणा पर निर्भर है। अगर आप इन सभी निर्भरताओं को हटा दें तो मेज का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व बचेगा ही नहीं। अच्छा, तो वहां कुछ ना कुछ हमेशा मौजूद रहता है, बस वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल, वहां अभाव नहीं बल्कि गहरा जुड़ाव है। तो शून्यता का मतलब है खाली होना, लेकिन गायब होना नहीं। जबकि मेटाफिजिकल नाइलिज्म, वो हर चीज के पूरी तरह से अभाव की तार्किक संभावना की बात करता है। ये एक ज्यादा रैडिकल दावा है। ये उस पूरे जाल को ही मिटा देने की बात करता है। इस सब के बाद एक अजीब सी हल्की महसूसियत होती है, जैसे चीजों का वजन कम हो गया हो। अगर अस्तित्व ही इतना नाजुक है तो शायद अर्थ भी उतना ही नाजुक है। इसका मनोवैज्ञानिक असर गहरा हो सकता है। एक तरफ ये चीजों से मोह कम कर सकता है, पर साथ ही ये अस्तित्व की चिंता भी पैदा कर सकता है। एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी। बिल्कुल,
अगर कुछ भी जरूरी नहीं था तो मेरे होने का क्या मतलब है? ये जमीन को हिलाने वाला एक औजार है, कोई अंतिम जवाब नहीं। सही कहा। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि सोचने का एक दरवाजा है। और जब होने का ढांचा ही इतना कमजोर लगता है, तो उन दूसरे ढांचों पर सवाल उठना स्वाभाविक है, जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं। जैसे कि वो ढांचे जो समाज और सत्ता को बनाते हैं। एक भव्य हॉल की कल्पना कीजिए, ऊंची छत, संगमरमर के मजबूत खंभे। हम ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से यहीं थे और हमेशा यहीं रहेंगे। बिल्कुल। और फिर आपको एक हल्की सी कपकपाहट महसूस होती है, पहले बहुत हल्की, पैरों के नीचे। और फिर आप देखते हैं कि उन मजबूत खंभों पर बालों जितनी बारीक दरारें उभर रही हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये सत्ता और व्यवस्था का वो ढांचा है जिसके बारे में हमें बताया गया था कि ये कभी नहीं ढह सकता। और उस हॉल में गूंजती हुई आवाजें अचानक खामोश हो जाती हैं। भाषण, कानून की किताबों के पन्ने पलटने की आवाज, सब बंद। अब सिर्फ आपके कदमों की एक खोखली गूंज है। ये वो खामोशी है जो तब आती है जब विश्वास खत्म हो जाता है, जब आपको एहसास होता है कि शायद राजा नंगा है। तो आज हम इसी एहसास की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है जब राजनीतिक व्यवस्था, कानून, अधिकार, इन सब पर हमारा भरोसा टूट जाता है। जब वो संस्थाएं जिन्हें हम समाज का आधार मानते थे, अचानक खोखली लगने लगती हैं, एक नाटक का मंच। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता की नींव असल में किस चीज पर टिकी है। और जब वो नींव हिलती है तो क्या होता है? क्या ये सिर्फ तबाही है या पर किसी गहरी सच्चाई का सामना करने जैसा है? चलिए इसी सवाल से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एहसास है कि सब कुछ एक दिखावा है, एक थिएटर है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी शक से। पॉलिटिकल नाहिलिज्म इसी शक का एक फिलसफाना नाम है। अच्छा। सीधी सी बात है, ये कहता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कोई कुदरती या दैवी हक नहीं होता। सारी सत्ता, सारे नियम, सब कुछ इंसानों का बनाया हुआ है। और जो चीज बनाई गई है वो कभी भी पवित्र या स्थायी नहीं हो सकती। बिल्कुल। मतलब ये कि सरकार का कोई गहरा मकसद नहीं है, वो बस ताकत का एक ढांचा है, और वो ना तो सही है ना गलत, सिर्फ ताकतवर है। और इससे भी आगे जाकर ये कहता है कि सच और इंसाफ जैसे शब्द, हाँ, जिन्हें हम राजनीति का आधार मानते हैं, वो असल में सच नहीं है। उन्हें बस इतनी बार दोहराया गया है, इतने भव्य मंचों से बोला गया है कि हम उन्हें सच मानने लगे हैं। तो वो एक तरह का प्रदर्शन है, हकीकत नहीं। सही। यहीं पर वो एक लाइन है जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। सत्ता विश्वास पर टिकती है, सच्चाई पर नहीं। बिल्कुल। जब तक हम सब मानते हैं कि ये खंगे मजबूत हैं, वो खड़े रहते हैं। जिस पल हमारा सामूहिक विश्वास डगमगाता है, सच्चाई क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, ढांचा ढह जाता है। और इसी से हम अगले सवाल पर आते हैं। अगर ये सब सिर्फ विश्वास का खेल है, तो ये ढांचा इतना असली, इतना ठोस महसूस कैसे होता है? हाँ, ये जरूरी सवाल है, क्योंकि कानून, पुलिस का डंडा, ये सब तो बहुत असली लगते हैं। यहीं पर समाजशास्त्री मैक्स वेबर का विश्लेषण काम आता है। उन्होंने बताया था कि अथॉरिटी मतलब अधिकार 3 तरीकों से काम करती है। और जब हम उन्हें इस नई नजर से देखते हैं तो तीनों में दरारें नजर आने लगती हैं। पहला है पारंपरिक अधिकार, यानी हमेशा से ऐसा होता आया है, राजा का बेटा राजा बनेगा। हाँ, ये नियम इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पुराना है। लेकिन एक शक करने वाला दिमाग पूछेगा, तो क्या कोई चीज सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाती कि वो सदियों से चली आ रही है? बिल्कुल, ये कोई तर्क नहीं, सिर्फ आदत है। और दूसरा है करिश्माई अधिकार, ये किसी नेता के व्यक्तिगत जादू पर टिका होता है। हाँ, लोग उसकी बातें इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सम्मोहक है, उसकी आवाज में एक यकीन है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये सिर्फ एक इंसान की पूजा है। ये तर्क को छुपाने का एक भावनात्मक पर्दा है। सही। जैसे ही उस नेता का करिश्मा फीका पड़ता है या वो चला जाता है, उसका बनाया हुआ पूरा ढांचा रेत के महल की तरह ढह जाता है। की तरह अधिकार उस व्यक्ति के साथ ही खत्म। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? कई नेता तो सत्ता से हटने के दशकों बाद भी लोगों के लिए करिश्माई बने रहते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है। उनका सीधा अधिकार भले ही खत्म हो जाए, लेकिन उनकी कहानी, उनका प्रतीक जिंदा रहता है। और वो प्रतीक फिर एक नए तरह के पारंपरिक अधिकार का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन उसकी नींव अभी भी तर्क पर नहीं, बल्कि भावनाओं और यादों पर टिकी होती है। और तीसरा, जो आज की दुनिया में सबसे अहम माना जाता है,
कानूनी तर्क संगत अधिकार। नियमों, संविधान और प्रक्रियाओं पर आधारित। हमें लगता है कि ये सबसे मजबूत है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम पर निर्भर करता है। पर यहीं पर ना नाइहिलिस्ट नजर सबसे तीखी होती है। हाँ, वो कहती है कि कानून और प्रक्रियाएं सिर्फ ये तय करती हैं कि कोई काम वैध है या नहीं, ये नहीं कि वो न्यायपूर्ण है या नहीं। बिल्कुल। अक्सर ये जटिल प्रक्रियाएं ही असल ताकत को, असल फैसले लेने वालों को छुपाने का एक पर्दा बन जाती हैं। हम नियमों में उलझे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये नियम बनाए किसने और किसके फायदे के लिए। तो मतलब चाहे राजा का हुक्म हो, किसी करिश्माई नेता की अपील हो या फिर कानून की किताब, अंत में ये सब हमें सिर्फ आदत, डर या बहलावे से ली काबू में रखते हैं। किसी के पास कोई असली नैतिक हक नहीं है। तो ये है वो अदृश्य मशीनरी। हाँ, तीनों ही तरह के अधिकार अंततः बल, आदत और अनुनय का मिश्रण है। किसी में भी अंतर्निहित औचित्य नहीं होता। अगर अधिकार स्वाभाविक नहीं है तो ये इतने मजबूत और असली कैसे लगते हैं? ये कथाएं, प्रतीक और रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुष्ठान, इनकी क्या भूमिका है? इनकी भूमिका ही सब कुछ है। राजनीतिक वैधता असल में एक भावनात्मक चीज है, तर्क संगत नहीं। अच्छा। ये कुछ बहुत ही बुनियादी मानवीय आदतों पर टिकी है। पहली है फेमिलियरिटी, यानी जानी पहचानी चीजें। जो चीज सामान्य लगती है वही सही लगती है। बिल्कुल। हम सुबह उठते हैं, ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं, टैक्स भरते हैं। ये सब इतना सामान्य हो चुका है कि हम इस पर सवाल नहीं उठाते। और शायद इसमें दूसरों को देखकर सीखना भी शामिल है। जब हम देखते हैं कि बाकी सभी नियमों का पालन कर रहे हैं तो हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। अगर सब लाल बत्ती पर रुक रहे हैं तो मैं भी रुकूंगी, भले ही दूर दूर तक कोई गाड़ी न हो। सही। हम एक दूसरे को देखकर सिस्टम में अपना यकीन पक्का करते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अनजान शहर में सड़क पार करनी हो। अगर कोई भी नहीं चल रहा तो आप भी खड़े रहते, लेकिन जैसे ही एक आदमी चलता है सब उसके पीछे चल देते हैं। ये सामूहिक विश्वास का एक छोटा सा उदाहरण है। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प विचार सामने आता है जिसे स्वाभाविकता का भ्रम कहते हैं। अधिकार तब सबसे मजबूत होता है जब वो अच्छा या न्यायपूर्ण होने के बजाय अपरिहार्य लगता है। मतलब जब हमें लगता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, सिस्टम अपनी ताकत इस यकीन से हासिल करता है कि वो प्राकृतिक है, सूरज के उगने और डूबने जैसा। और जिस पल ये एहसास होता है कि ये सिस्टम एक विकल्प है, नियति नहीं, उसी पल उस भव्य हॉल के खंभों में पहली दरार आती है। ये वो क्षण है जब लोग पर्दे के पीछे झांक लेते हैं। और ये है मोहभंग का क्षण। लेकिन ये भरोसा एक दिन में नहीं टूटता, ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? वो पहली चीज क्या है जो हमें शक करने पे मजबूर करती है? पहला पड़ाव है पाखंड की पहचान। जब लोग ये देखने लगते हैं कि कही गई बातों और असलियत में गहरी खाई है। नेता मंच से ईमानदारी की बात करते हैं पर पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार चलता है। वो पारदर्शिता का वादा करते हैं पर सब कुछ गुप्त रखा जाता है। एक दो घटनाएं नजरअंदाज की जा सकती हैं, पर जब ये एक पैटर्न बन जाता है तो लोगों को दिखने लगता है कि सिस्टम जो कहता है वो है नहीं। ये वो पहली दरार है। और इस पहचान के बाद दूसरा चरण आता है विश्वास का क्षरण। ये अब सिर्फ दिमागी विश्लेषण नहीं बल्कि एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। बार बार के धोखे से भरोसा टूटने लगता है। एक तरह की थकान और निराशा पैदा होती है। और जब भरोसा टूटता है तो नैतिक बातों का असर भी खत्म हो जाता होगा। हाँ, और वो तीसरा पड़ाव है मानदंडों का पतन। जब चाहिए वाले बयानों का असर खत्म हो जाता है। हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए, ये बातें खोखली और मजाक लगने लगती हैं। नैतिक भाषा पर ही संदेह होने लगता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल करने वाले खुद उस पर अमल नहीं करते। और जब साझा नैतिक आधार ही खिसक जाए तो फिर बचता क्या है? तब आता है चौथा चरण, अर्थ का शून्य। साझा उद्देश्य की भावना खो जाती है। हम एक समाज के तौर पर कहाँ जा रहे हैं, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। और इसी शून्य से पॉलिटिकल नाहिलिज्म का जन्म होता है, यानी व्यवस्था की वैधता को पूरी तरह से अस्वीकार कर देना। ये मान लेना कि सुधार संभव नहीं है क्योंकि ढांचा ही अंदर से सड़ चुका है। और आज की दुनिया में हम इसके ठोस उदाहरण देख रहे हैं। जैसे भारत में 2024 के आंकड़े बताते हैं कि पहली बार वोट देने के योग्य मतदाताओं में से सिर्फ 38% ने ही अपना पंजीकरण कराया। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये एक गहरी राजनीतिक उदासीनता का संकेत हो सकता है। और अमेरिका में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। 18 से 29 साल के 41% युवा मानते हैं कि उनके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आंकड़े सिर्फ उदासीनता नहीं बल्कि मोहभंग दिखाते हैं।
उन्हें लगता है कि सिस्टम एक बंद खेल है जिसके नियम पहले से तय हैं और उसमें हिस्सा लेने का कोई मतलब ही नहीं है। सही। एक मिनट, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हाँ, हम सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी जैसे कि व्हिसल ब्लोइंग या मीडिया लीक्स सिस्टम को सुधारेंगी, पर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? पारदर्शिता का विरोधाभास। हाँ, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। हमें लगता है कि सच सामने आने से चीजें ठीक होंगी, लेकिन होता यह है कि जितनी ज्यादा जानकारी बाहर आती है उतना ही ज्यादा पाखंड उजागर होता है। हर नया खुलासा लोगों के बचे खुचे विश्वास को भी खत्म कर देता है और पारदर्शिता सुधार लाने के बजाय व्यवस्था के खोखलेपन को और नंगा कर देती है, जिससे भरोसा और तेजी से गिरता है। तो इस मोहभंग के बाद होता क्या है? जब विश्वास पूरी तरह टूट जाता है तो लोग क्या करते हैं? यहां से दो मुख्य रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता है राजनीति से पूरी तरह पीछे हट जाना। व्यक्ति मान लेता है कि कुछ नहीं बदल सकता और अपनी सारी ऊर्जा अपनी निजी जिंदगी पर लगा देता है। वो वोट नहीं देता, खबरें नहीं देखता, सिस्टम से भावनात्मक रूप से इस्तीफा दे देता है। और दूसरा रास्ता? जाहिर है हर कोई चुप नहीं बैठता होगा। दूसरा रास्ता है कट्टरता। व्यक्ति ये तय करता है कि अगर सिस्टम सुधर नहीं सकता तो उसे नष्ट कर देना चाहिए या पूरी तरह से बदल देना चाहिए। हाँ, वो विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों या कभी-कभी और भी उग्र गतिविधियों का हिस्सा बन जाता है। वो सिस्टम को बाहर से चुनौती देने लगता है। तो यहीं पर वो बहस शुरू होती है कि ये सोच, ये पॉलिटिकल नाइहिलिज्म सिर्फ विनाशकारी है या इसका कोई नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक महत्व भी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विनाशकारी दृष्टिकोण कहता है कि ये अराजकता और अविश्वास को जन्म देता है, लेकिन नैदानिक दृष्टिकोण कहता है कि ये दर्द की तरह है। बिल्कुल, दर्द खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन वो बताता है कि शरीर में कहीं कोई गंभीर गड़बड़ है। इस सच को स्वीकार किए बिना इलाज शुरू नहीं हो सकता। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत शक्तिशाली एहसास छिपा है। एक पंक्ति है जो इसे खूबसूरती से बयां करती है, अगर ढांचा बनाया गया है तो मेरी आज्ञाकारिता भी। ये एक तरह का खामोश सशक्तिकरण है। ये समझना कि आप जिस सिस्टम का हिस्सा हैं वो प्राकृतिक या शाश्वत नहीं है, और जिसे बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है, या उसे मानने से इनकार भी किया जा सकता है। आपकी आज्ञाकारिता एक विकल्प है, कोई मजबूरी नहीं। यहाँ कुछ गलतफहमियों को दूर करना भी जरूरी है। जैसे एक आम धारणा है कि जो लोग सिस्टम में विश्वास नहीं करते वो हिंसक होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हिंसा एक संभावित रणनीति है, इसका मूल सिद्धांत नहीं। ज्यादातर लोग जो विश्वास खो चुके हैं वे या तो चुपचाप अलग हो जाते हैं या अपनी असहमति जताने के शांतिपूर्ण तरीके खोजते हैं। हाँ, एक और गलतफहमी है कि ऐसे लोग किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते, वो पूरी तरह से शून्य में जीते हैं। ये भी सच नहीं है। कोई व्यक्ति राजनीतिक अधिकार की वैधता को खारिज कर सकता है, लेकिन साथ ही न्याय, समानता या स्वतंत्रता जैसे मजबूत नैतिक मूल्यों में गहरा विश्वास रख सकता है। असल में अक्सर इन्हीं ऊंचे मूल्यों और राजनीतिक हकीकत के बीच की गहरी खाई ही उन्हें सिस्टम पर शक करने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? राजनीतिक अधिकार की ताकत सच्चाई या न्याय पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग मानते हैं कि वो सच्चा और न्यायपूर्ण है। ये एक सामूहिक विश्वास का खेल है। और जब ये धारणा, ये परसेप्शन बदलता है तो व्यवस्था अपनी पूरी सैन्य और पुलिस शक्ति के बावजूद अंदर से कमजोर हो जाती है। क्योंकि कोई भी सत्ता सिर्फ बल के आधार पर हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। उसे वैधता की जरूरत होती है, और वैधता लोगों के दिमाग में रहती है, फाइलों में नहीं। और आज के दौर में जहां जानकारी एक सेकंड में फैलती है और पाखंड आसानी से पकड़ में आ जाता है, कोई भी व्यवस्था ये मानकर नहीं चल सकती कि लोग उस पर सिर्फ परंपरा के कारण विश्वास करते रहेंगे। उसे अपनी वैधता रोज अपने कामों से कमानी पड़ती है। तो हम श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब कोई व्यवस्था अपनी वैधता साबित करने के लिए लगातार दबाव में रहती है, जब उसे रोज ये दिखाना पड़ता है कि वो भरोसे के लायक है, तो ये उस व्यवस्था की संस्थाओं से क्या मांग करती है? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, ये उसके भीतर रहने वाले लोगों से यानी हमसे क्या मांग करती है? आज हम एक बहुत ही अजीब लेकिन शायद पहचाने से एहसास के बारे में बात करने वाले हैं। साइकोलॉजिकल नाइहिलिज्म। अब ये कोई फिलॉसफी क्लास नहीं होने वाली। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी बड़े फिलॉसफर की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस अंदरूनी एहसास की जब दुनिया अचानक से जैसे म्यूट पर चली जाती है। सही। जब हर चीज का रंग, उसका मतलब, वो सब फीका पड़ने लगता है। ये कोई बिलीफ नहीं बल्कि एक अनुभव है। बिल्कुल। और ये अनुभव ये अक्सर दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आता। नहीं, ये बहुत धीरे धीरे बिना बताए घर में घुस आता है
और इसकी शुरुआत होती है अंदर की रोशनी के धुंधलाने से। अंदर की रोशनी, हाँ। मतलब वो चीजें जो पहले एक्साइटिंग लगती थी वो अब बस ठीक है। हाँ। जैसे मान लीजिए किसी को वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था, मतलब घंटों तक खेल सकता था, और अब वो कंसोल को देखता है और सोचता है क्या फायदा। बिल्कुल यही। या जिसे दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता था, हाँ, अब उसे वो भी एक काम जैसा लगने लगता है। सही। वो चीजें जो पहले आपको खींचती थीं, अब उनमें कोई ग्रेविटी ही नहीं बची है। हाँ, उनमें कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं बचा है। इसे न्यूरोलिंगो में अफेक्टिव कोलैप्स कहते हैं या इमोशनल फ्लैटनिंग। इमोशनल फ्लैटनिंग। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं, नहीं। तो फिर क्या? इसका मतलब है कि उन्होंने कह सकते हैं, अपनी ताकत खो दी है। खुशी आपको ऊपर नहीं खींचती और दुख वो आपको नीचे नहीं धकेलता। तो सब कुछ एक सपाट सीधी रेखा जैसा हो जाता है। बिल्कुल। एक मिनट, पर क्या ये बस उदासी या बर्नआउट का एक फैंसी नाम नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी लो फील करते हैं। तो हम इसे साइकोलॉजिकल नाइलिज्म जैसा भारी भरकम शब्द क्यों दे रहे हैं? देखिए, बर्नआउट या उदासी में अक्सर एक वजह होती है, कोई कारण होता है। काम का बोझ, कोई दुखद घटना, हाँ, और वहां भावनाएं होती हैं, भले ही वो दर्दनाक हो। आप दुखी होते हैं, आप थका हुआ महसूस करते हैं। अफेक्टिव कोलैप्स में दुख भी पूरी तरह महसूस नहीं होता। ये भावनाओं का ना होना नहीं, बल्कि उनका बेअसर हो जाना है। जैसे आप एक मजेदार मूवी देख रहे हैं पर आवाज बंद है। क्या बात है, बिल्कुल। आपको पता है कि स्क्रीन पर कुछ हो रहा है, पर आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही एनालिसिस है। तो जज्बात हैं, पर उनका वॉल्यूम नॉब 0 पे है। 0 पे है। और इसके पीछे पूरी न्यूरोसाइंस है। हमारे दिमाग में जो रिवॉर्ड सर्किट्स हैं, वो डोपामीन नाम के केमिकल पर चलते हैं। हाँ, डोपामीन, जिसे सब खुशी का केमिकल कहते हैं। हाँ, पर असल में वो मोटिवेशन का केमिकल है। अच्छा। वो दिमाग को बताता है ये जरूरी है, इस पर ध्यान दो, इसे करने से कुछ अच्छा मिलेगा। जब इस सिस्टम की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो दिमाग किसी भी चीज को जरूरी का टैग नहीं दे पाता, और फिर बिस्तर से उठने का कारण भी खोखला लगने लगता है। ठीक है, तो अंदर का वॉल्यूम नॉब 0 पर है, इसका बाहर की दुनिया पर क्या असर होता होगा? मुझे लगता है सब कुछ बहुत दूर लगने लगता होगा। बिल्कुल। जैसे अपनी ही जिंदगी को एक कांच की दीवार के पीछे से देख रहे हो। हाँ, और यही दूसरा चरण है, जज्बातों का पतलापन। सब कुछ दूर, बेगाना और हल्का महसूस होता है। मतलब अच्छी खबर सुनकर भी बस एक हल्की सी ऊपरी सी प्रतिक्रिया। हाँ, और बुरी खबर सुनकर भी कोई गहरा सदमा नहीं, सब कुछ लो इंटेंसिटी पर महसूस होता है। एक लाइन है जो इसे बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। जब अंदर की दुनिया चुप हो जाती है, तो बाहर की चीजें भी दूर लगने लगती हैं। ये तो सुनने में ही बहुत अकेलापन महसूस कराता है। तो दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है कि एक कांच की दीवार बन जाती है? तो देखिए, हमारे दिमाग में एक सेलियंस नेटवर्क होता है। सेलियंस नेटवर्क? अच्छा, इसे आप दिमाग का व्हाट मैटर्स डिटेक्टर समझ सकते हैं। एक तरह का इम्पोर्टेंस फिल्टर। हाँ, इम्पोर्टेंस फिल्टर। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो ये नेटवर्क सड़क पर ध्यान केंद्रित करवाता है और बाकी चीजों को बैकग्राउंड में डाल देता है। या जब भीड़ में कोई आपका नाम पुकारता है, तो यही नेटवर्क उस आवाज को बाकी शोर से अलग करता है। अच्छा, तो मतलब मेरे दिमाग का स्पैम फिल्टर ही खराब हो गया है। हाँ, ये एक बेहतरीन एनोलॉजी है। वो ये नहीं बता पा रहा कि कौन सा ईमेल जरूरी है और कौन सा कबाड़। और इसलिए वो सब कुछ या तो इनबॉक्स में डाल रहा है, या यूं कहें कि कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जब ये स्पैम फिल्टर यानी सेलियंस नेटवर्क डाउनशिफ्ट हो जाता है, तो वो किसी भी स्टिमुलस को इम्पोर्टेंट का सिग्नल नहीं दे पाता। और तब दिमाग के लिए सुबह की कॉफी का कप और करियर का एक बड़ा फैसला दोनों एक ही लेवल पर आ जाते हैं। अनइम्पोर्टेंट। हाँ, अनइम्पोर्टेंट। इसे कॉग्निटिव फ्लैटनिंग भी कहते हैं, जहां हर चुनाव, हर अनुभव खोखला महसूस होता है। और जब बाहर की दुनिया का कोई मतलब नहीं रहता, तो फिर मैं कौन हूं, इस सवाल का भी कोई मतलब नहीं बचता होगा। बिल्कुल। ये तो बहुत ही डरावना है। ये तो अपनी पहचान खोने जैसा है। और यहीं हम, आप कह सकते हैं, तीसरे चरण में आते हैं, पहचान का कोहरा। आइडेंटिटी लूजनिंग। हाँ, मैं कौन हूं? ये सवाल अब फिलोसॉफिकल नहीं रहता, ये खालीपन जैसा लगता है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब बनाने वाले हिस्से ही ढीले पड़ गए हैं। मतलब वो कहानी जो हम खुद को अपने बारे में सुनाते हैं, हम कि मैं वो इंसान हूं जिसने स्कूल में ये किया था, जो इस तरह की नौकरी करती है और जिसका सपना ये है, वो कहानी ही टूटने लगती है। ठीक यही होता है। हमारे ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन, हाँ, वो हमारी आत्मकथा लिखने के लिए जिम्मेदार है।
ये हमारी यादों, हमारे आज और हमारे भविष्य के सपनों को जोड़कर एक कहानी बनाता है। हमारी पहचान। तो दिमाग एक ऑर्केस्ट्रा है और डीएमएन उसका कंडक्टर है जो मेरी मैं की धुन बजाता है। बहुत अच्छा। और जब वो कंडक्टर छुट्टी पे चला जाता है तो सारे म्यूजिशियन अपनी अपनी धुन बजाने लगते हैं और कहानी बिखर जाती है। बिखर जाती है। तो मेरी यादें बस रैंडम फैक्ट्स की तरह लगती हैं और भविष्य बस एक खाली जगह। हाँ, ये तो एग्जिस्टेंशली टेरिफाइंग है। और हमारे कॉर वैल्यूज जैसे मैं एक ईमानदार इंसान हूं या मैं मेहनत में विश्वास करती हूं, उनका क्या होता है? वो भी मनमाने लगने लगते हैं, बेबुनियाद। क्यों? क्योंकि ईमानदारी का मतलब तभी है जब वो आपकी कहानी का हिस्सा हो, जब वो आपके अतीत के कामों और भविष्य के इरादों से जुड़ा हो। जब वो कहानी ही टूट जाए तो ये मूल्य बस खोखले शब्द रह जाते हैं। तो ओके, तो रिकैप करते हैं। अंदर की खुशी की बत्ती बंद है, बाहर की दुनिया कांच के पीछे है और अंदर का कंडक्टर छुट्टी पे चला गया है। तो इस हाल में कोई इंसान कुछ करेगा ही क्यों? मोटिवेशन तो मतलब खत्म ही हो गया होगा, है ना? और ये हमें सीधे चौथे चरण पर ले आता है, बिना वजन का बहाव, द वेटलेस ड्रिफ्ट। यहां मोटिवेशन पूरी तरह से घुल जाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले एक ही सवाल उठता है, क्यों करें? और इसका कोई जवाब नहीं मिलता। कोई जवाब नहीं मिलता। मुझे लगता है बाहर से देखने पर ये शायद आलस जैसा लगता होगा। बिल्कुल। और ये उस इंसान के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा जो इससे गुजर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आलस नहीं है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये आलस बिल्कुल नहीं है। ये एक्शन लेने के लिए जो अंदरूनी एनर्जी चाहिए उसका खत्म हो जाना है। अच्छा। इसे मोटिवेशन शटडाउन कहते हैं और ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल स्टेट है। दिमाग का जो एफर्ट रिवॉर्ड कैलकुलेशन सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। एफर्ट रिवॉर्ड कैलकुलेशन मतलब दिमाग का अंदरूनी अकाउंटेंट। हाँ, कह सकते हैं। दिमाग हर काम को तौलता है, इसे करने में कितनी मेहनत लगेगी और बदले में जो संतुष्टि मिलेगी वो कितनी होगी। इस हालत में मेहनत का पड़ला हमेशा भारी रहता है और इनाम का पड़ला हमेशा हल्का। तो दिमाग का अकाउंटेंट हर बार एक ही रिपोर्ट देता है, नॉट वर्थ इट। सौदा घाटे का है। हाँ। तो दिमाग एक तरह से हड़ताल पर चला जाता है, जब तक तुम मुझे एक अच्छा इनाम नहीं दिखाओगे मैं काम नहीं करूंगा। बिल्कुल। पर दिमाग तो इनाम देख ही नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली। जो रिवॉर्ड एंटिसिपेशन सिस्टम है, जो हमें किसी काम के फल की उम्मीद में ऊर्जा देता है, वो कुंद पड़ जाता है। अच्छा, जैसे अपनी पसंदीदा मिठाई के बारे में सोचकर मुंह में पानी आ जाना, वो वाला सिस्टम। हाँ, वही सिस्टम। जब ये सिस्टम काम नहीं करता तो भविष्य के किसी भी इनाम की कोई खींच महसूस नहीं होती, कोई पुल महसूस नहीं होता। नहीं। इसलिए कोई भी काम करने की पहल करना, चाहे वो नाश्ता बनाना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, वो एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। वाओ, तो हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां सब कुछ बेरंग है, बेमतलब है और भारी है। अंदर और बाहर दोनों तरफ खालीपन है। ये तो एक डेड एंड जैसा लगता है। क्या इस कोहरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। अच्छा? उस गहरे खालीपन में जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब पांचवा चरण आता है, एक खामोश पहचान, द सॉफ्ट रिकॉग्निशन। एक खामोश पहचान? हाँ, एक बहुत ही शांत और नाजुक सा एहसास कि दिस एम्प्टीनेस इज अ सिग्नल, नॉट अ डेस्टिनेशन। ये खालीपन अंत नहीं, एक संकेत है। एक मिनट, ये किस चीज का संकेत है? सब कुछ बेमतलब है, ये वाक्य किस तरह का सिग्नल हो सकता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नल है। ये जो नमनेस है, ये खालीपन, असल में एक प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर? हाँ, हमारा दिमाग मीनिंग वैक्यूम को, यानी मतलब के खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इंसान मीनिंग बनाने वाली मशीन है। सही बात है। जब हमारा पुराना मीनिंग सिस्टम टूट जाता है, चाहे वो किसी रिश्ते के टूटने से हो या करियर में नाकामी से या धीरे धीरे हुए बर्नआउट से, तो ये सुनपन हमें अनबेरेबल फीलिंग्स यानी असहनीय जज्बातों से बचाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये खालीपन एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है? बिल्कुल। ये ब्रेकडाउन नहीं है, बल्कि दिमाग का खुद को बचाने का तरीका है। बिल्कुल। ये इमोशनल फ्लैटनेस कोई ब्रेकडाउन नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन है। एक ट्रांजिशन? ये एक सिग्नल है। एक सिग्नल कि आपका पुराना मीनिंग आर्किटेक्चर, यानी वो ढांचा जिस पर आपके मायने टिके थे, वो अब काम नहीं कर रहा। वो शायद पुराना हो गया है, या हालात बदल गए हैं, या वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। और अब एक नए ढांचे को बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये टूटना कुछ नया बनाने की जगह पैदा करता है।
जैसे किसी खेत को उपजाऊ बनाने के लिए उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। क्या खूब कहा। ये खालीपन उसी जमीन की तरह है जो पुरानी फसल के बाद खाली छोड़ दी जाती है ताकि वो फिर से उपजाऊ हो सके, ताकि वो फिर से तैयार हो सके। हाँ, ये एक संकेत है कि अब रुककर नए बीज बोने का समय है। ये आपको मजबूर करता है कि आप पूछें, मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है? अगर पुरानी कहानियां काम नहीं कर रही तो मैं कौन सी नई कहानी बनाना चाहती हूँ? एग्जैक्टली। तो ये अंदरूनी बिखराव, ये एहसास के कुछ भी मायने नहीं रखता, शायद सिर्फ एक ठहराव है, एक रीबूट का मौका। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्रोसेस का हिस्सा है। एक प्रोसेस का हिस्सा, एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक प्रोसेस, पर फिर भी एक प्रोसेस। हाँ, और ये जो साइकोलॉजिकल लेवल पर एक इंसान के अंदर महसूस होता है, इसका एक बड़ा रूप कल्चरल लेवल पर भी दिखाई देता है। अच्छा। एक इंसान के अंदर मीनिंग का टूटना एक बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए एक विचार से शुरू करते हैं। सोचिए कि हम एक बहुत बड़े पुराने कैथेड्रल में दाखिल होते हैं और अंदर जाते ही उसकी जो खामोशी है ना, वो उसकी दीवारों से ज्यादा भारी महसूस होती है। हवा में सदियों की आस्था की गंध है, पर अब वो खोखली सी लगती है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता की वो नींव है जिसके बारे में हमें बताया गया था कि वो कभी नहीं हिलेगी। पर अब ऐसा लगता है कि उस नींव में एक गहरी दरार आ चुकी है। और यही वो दरार थी जिसे नीत्शे ने महसूस किया था जब उन्होंने कहा ईश्वर मर चुका है। तो ये कोई जश्न या नास्तिकता की घोषणा नहीं थे। ये एक बयानबाजी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा था। वो एक सांस्कृतिक निदान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस मेटाफिजिकल और नैतिक नींव पर हमारी पूरी दुनिया, हमारे मूल्य, हमारा अच्छा बुरा, यहाँ तक कि हमारे जीवन का अर्थ टिका था, वो ढह चुकी है। इसको थोड़ा और समझते हैं। मतलब सदियों तक एक दिव्य शक्ति ने, एक कॉस्मिक ऑर्डर ने हमारे आसमान को एक फ्रेम दे रखा था। हमारे सही और गलत के फैसले, जीवन का उद्देश्य, हमारी पहचान, सब कुछ इस भरोसे से आता था कि कोई ऊपर है जो सब देख रहा है, जिसका एक प्लान है। बिल्कुल, ये एक तरह का गुरुत्वाकर्षण था जिसने समाज को, नैतिकता को, हर चीज को अपनी जगह पर टिका रखा था। हाँ। लेकिन फिर प्रबोधन काल यानी एनलाइटनमेंट आया और विज्ञान, तर्क और आलोचनात्मक सोच के हथौड़ों ने उस नींव पर चोट करना शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ आस्था पर हमला नहीं था, ये उस पूरे स्ट्रक्चर पे हमला था। सही। जैसे डार्विन ने बताया कि हम कोई दिव्य रचना नहीं बल्कि लाखों सालों के विकास का नतीजा है। खगोल विज्ञान ने दिखाया कि हमारी धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं बल्कि धूल का एक कण है। और तर्क ने हर पुरानी मान्यता पर क्यों का सवाल खड़ा कर दिया। हाँ, और यही नीत्शे का मुख्य बिंदु है। यहाँ मुद्दा किसी व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास करना या ना करने का नहीं है। अच्छा। मुद्दा है उस सर्वोच्च अधिकार के ढह जाने का जो हमारे मूल्यों को अंतिम प्रमाण देता था। नीत्शे ने बहुत साफ देखा, जब आप ईसाई धर्म की नींव को हटाते हैं तो आप उस पर टिकी ईसाई नैतिकता का आधार भी अपने पैरों के नीचे से खींच लेते हैं। मतलब ये एक पैकेज डील थी। बिल्कुल, ये ऐसा है कि अगर आप किसी बिल्डिंग की नींव ही हटा दें तो फिर पहली या दूसरी मंजिल हवा में कैसे टिकेगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छाई, करुणा, माफी, ये सारे मूल्य जो हमें बहुत स्वाभाविक लगते हैं, वो असल में उस धार्मिक फ्रेमवर्क से निकले थे। और जब फ्रेम ही चला गया तो ये मूल्य हवा में लटक गए। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये नैतिकता अपने आप में स्पष्ट नहीं है। जब आप एक मुख्य धागा खींचते हैं तो पूरी चादर उधड़ जाती है। परंपराएं अपनी पकड़ खो देती हैं, निश्चितता भंग हो जाती है और इंसान एक ऐसी दुनिया में खड़ा हो जाता है जहां दिशा बताने वाला कोई ध्रुव तारा नहीं बचा। और जब ये सहारा हटता है तो इंसान एक अनंत शून्य, एक इन्फिनिट नथिंगनेस में गिरने लगता है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसा महसूस होता होगा? मुझे लगता है सबसे पहले तो नैतिक भ्रम की स्थिति बनती होगी, है ना? अगर कोई ऊपर से देखने वाला नहीं है, कोई अंतिम नियम नहीं है, तो फिर सही और गलत के बीच की रेखा कौन तय करेगा? सही कहा। वो रेखा धुंधली नहीं होती, वो एक तरह से मिट ही जाती है। और इसके साथ ही पहचान का संकट भी आता होगा। बिल्कुल। अगर हम ईश्वर की बनाई हुई खास रचना नहीं है, सिर्फ एटम्स और न्यूरॉन्स का एक जटिल बंडल है, तो हमारी गरिमा और खास होने का एहसास कहाँ से आएगा? हमारा वजूद क्या बस एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है?
ये सवाल अंदर से खोखला कर देता है। और शायद सबसे गहरा असर होता है अर्थ के खालीपन पर। जीवन की कोई पहले से लिखी स्क्रिप्ट नहीं बची। ब्रह्मांड खामोश है और उसकी खामोशी शायद पहले से कहीं ज्यादा शोर करती है। और इसी खालीपन से सबसे बड़ा बोझ पैदा होता है, जो शायद आशीर्वाद भी है और अभिशाप भी। और वो क्या है? आजादी का बोझ। अब जब कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो हर इंसान अपने मूल्यों का रचयिता बन जाता है। उसे खुद तय करना है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सार्थक है। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनना, लेकिन ये डरावना भी है। बहुत ज्यादा। ये कुछ वैसा ही है जैसे स्कूल के बाद पहले दिन लगता है। पूरी आजादी है पर साथ में एक डर भी के अब क्या करूं। हर फैसले का वजन अब सिर्फ हमारे कंधों पर है। इसीलिए बाद में अस्तित्ववादी दार्शनिक सार्थ ने कहा, वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। हमें आजाद होने का श्राप मिला है। नीचे ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। जब ईश्वर की छाया हटती है तो इंसान अपनी ही परछाई से डरता है। तो इस खालीपन, इस शून्य को भरने के लिए क्या आता है? क्योंकि इंसान ज्यादा देर तक शून्य में नहीं रह सकता। उसे भरने के लिए शून्यवाद यानी निहिलिज्म आता है। ये वो एहसास है कि किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है। पर के शून्यवाद की बात की। पहला है निष्क्रिय शून्यवाद, पैसिव निहिलिज्म। एक मिनट, निष्क्रिय शून्यवाद, ये सुनने में बहुत भारी शब्द है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये बस डिप्रेशन या आलस का कोई फैंसी नाम है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये निराशा और उदासीनता की वो अवस्था है जहां इंसान हर चीज से मुंह फेर लेता है। ये वो अंतिम मनुष्य है, द लास्ट मैन, जैसा नीचे उसे कहते हैं। अंतिम मनुष्य? हाँ, जो सिर्फ आराम और सुरक्षा चाहता है। वो कोई जोखिम नहीं लेता, कोई महान काम करने का सपना नहीं देखता और जीवन की बड़ी सच्चाइयों और मुश्किलों से आंखें चुराता है। तो क्या ये वो इंसान है जिसकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य बस एक अच्छी EMI, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और वीकेंड पर बाहर खाना है? कोई बड़ा सपना नहीं, कोई महान उद्देश्य नहीं, बस आराम से कट जाए। बिल्कुल सही पकड़ा। वो बस ब्लिंक करता है, जैसा नीचे कहते हैं। वो सिर्फ एक आरामदेह जिंदगी चाहता है और सोचता है कि उसने खुशी का आविष्कार कर लिया है। और दूसरी तरफ है सक्रिय शून्यवाद, एक्टिव निहिलिज्म। ये एक हिंसक प्रतिक्रिया है। हिंसक? हाँ, ये कहता है कि अगर पुराने मूल्य झूठे हैं तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। ये पुराने ढांचे को तोड़ने की एक जबरदस्त इच्छा है ताकि कुछ नया बनाया जा सके। ये रचनात्मक विनाश है, लेकिन विनाश तो विनाशी है। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर लगती है। अगर हमारी नैतिकता की नींव ही खोखली है और हमारे पास सिर्फ उदासीनता या विनाश के रास्ते हैं, तो क्या हम बस इस शून्य में भटकते रहेंगे या नीचे कोई रास्ता भी दिखाते हैं इस अंधेरे से बाहर निकलने का? हाँ, और यही नीचे की फिलॉसफी का सबसे जरूरी हिस्सा है। उनके लिए ये पतन एक अंत नहीं, एक अवसर है। एक अवसर? हाँ, एक मौका अपनी जिंदगी की कलाकृति खुद बनाने का। वो एक मनोवैज्ञानिक विकास का रास्ता दिखाते हैं जिसे वो 3 रूपांतरण कहते हैं, द 3 मेटामॉर्फोसिस। ये उस इंसान की यात्रा है जो इस शून्य का सामना करने की हिम्मत रखता है। 3 रूपांतरण, ये सुनने में दिलचस्प है। पहला क्या है? पहला पड़ाव है ऊंट, द कैमल। आत्मा सबसे पहले ऊंट बनती है। ऊंट मजबूत होता है और बहुत बोझ उठा सकता है। ये वो अवस्था है जब हम समाज, परंपरा और धर्म के दिए गए सारे कर्तव्य और नियमों का बोझ उठाते हैं। तुम्हें ये करना चाहिए, ये तुम्हारा फर्ज है। ऊंट इन सबको स्वीकार करता है। उसका मंत्र है, मैं आज्ञा मानूंगा। अच्छा, ये अनुशासन और सहनशीलता सीखने का एक बहुत जरूरी चरण है। मतलब ये बचपन और शुरुआती जवानी का दौर है जहां हम अपने परिवार और समाज के बनाए नियमों पर चलते हैं ताकि हम दुनिया में अपनी जगह बना सकें। ये जरूरी भी है, लेकिन फिर क्या होता है? एक दिन ये बोझ बहुत भारी हो जाता है। आत्मा को एहसास होता है कि ये मूल्य उसके अपने नहीं हैं, बल्कि उस पर लादे गए हैं। तब वो सबसे अकेले रेगिस्तान में जाती है और दूसरा रूपांतरण होता है। और वो क्या है? वो शेर बन जाती है, द लायन। शेर यानी विद्रोह? हाँ, शेर का एक ही काम है, पुराने मूल्यों के सबसे बड़े ड्रैगन से लड़ना, जिसका नाम है दाओ शैल्ट, यानी तुम्हें ये करना चाहिए। शेर उस ड्रैगन को मारकर अपनी आजादी का दावा करता है। वो गरजता है, आई विल, यानी मैं करूंगा। ये नहीं कहने की, पुरानी जंजीरों को तोड़ने की और अपनी मर्जी का मालिक बनने की अवस्था है। ये स्वतंत्रता की पहली छलांग है। बिल्कुल, पहली और सबसे जरूरी। ये तो समझ आता है, पहले नियम मानना, फिर उन नियमों को तोड़कर अपनी आजादी हासिल करना। लेकिन क्या यही मंजिल है? सिर्फ तोड़ देना ही काफी है? नहीं, और यही सबसे खूबसूरत बात है।
नीचे कहते हैं कि शेर सिर्फ तोड़ सकता है, वो कुछ नया बना नहीं सकता। अच्छा। उसकी आज़ादी नकारात्मक है, वो सिर्फ ना कहना जानता है। वो खालीपन तो पैदा कर देता है, पर उसे भरना नहीं जानता। इसलिए आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव आता है, जो है बच्चा, द चाइल्ड। बच्चा? ये थोड़ा अजीब है। एक शक्तिशाली शेर के बाद एक छोटा मासूम बच्चा मंजिल कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चा मासूम होता है, वो भूल जाता है, वो किसी बोझ या नफरत को लेकर नहीं चलता। वो एक पवित्र हाँ है। वो दुनिया को एक खेल की तरह देखता है, एक नया खेल शुरू करता है, अपने नियम खुद बनाता है और जीवन को, जैसा भी वो है, सुख दुख, अच्छा बुरा, उसे पूरी तरह से स्वीकार करता है। बच्चा विध्वंसक नहीं, निर्माता होता है। तो यही बच्चा नीचे का वो आदर्श है जिसके बारे में बहुत सुना है, उबरमेंश या अतिमानव। वो इंसान जो शून्यवाद का सामना करके कहता है, मैं अपना अर्थ खुद बनाऊंगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना बेहद जरूरी है। हाँ, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो उबरमैन शब्द सुनते ही मुझे किसी सुपर विलेन या किसी तानाशाह की याद आती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा इंसान जो खुद को सबसे ऊपर समझता हो और दूसरों पर राज करना चाहता हो। ये विचार खतरनाक नहीं है? आपकी आशंका बिल्कुल सही है, और इसी गलतफहमी की वजह से नाजियों ने नीचे के विचारों का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन नीचे का उबरमेंश अपनी सत्ता की इच्छा, अपनी विल टू पावर का इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं करता। तो फिर किस लिए? खुद पर महारत हासिल करने के लिए। खुद पर? हाँ, यहाँ सत्ता की इच्छा का मतलब राजनीतिक पावर नहीं है। इसे एक मैराथन रनर की तरह समझिए। उसकी इच्छा दूसरे रनर्स को हराने की नहीं, बल्कि अपने ही पिछले रिकॉर्ड को, अपनी थकान को और दर्द को जीतने की है। ये खुद की कमजोरियों, अपने डर, अपने अंदर की प्रवृत्तियों पर विजय पाने की शक्ति है। अच्छा, तो ये बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपनी भीतरी दुनिया पर सत्ता हासिल करना है, अपनी जिंदगी को एक कलाकृति की तरह तराशना। बिल्कुल, ये कलात्मक प्रक्रिया है, अपनी जिंदगी को एक महान कलाकृति में बदलने की। ये दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाना है। शून्यवाद के अंधेरे को देखकर उससे मुंह फेरना नहीं, बल्कि उस अंधेरे में उतरकर अपने लिए रोशनी खुद पैदा करना है। तो जहां से हमने शुरू किया था, उस कैथेड्रल में अब हम अकेले खड़े हैं। पुराने सहारे टूट चुके हैं, हवा तेज है और समंदर गहरा। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, अंतिम मनुष्य के आरामदायक जीवन में छिप जाना, या अपने अर्थ को खुद बनाने की उस भयानक और खूबसूरत आज़ादी को अपनाना। और नीत्शे हमें कोई आसान जवाब नहीं देते, वो बस ये चुनौती हमारे सामने रख देते हैं। ये पतन एक अंत नहीं, एक शुरुआत हो सकती है। सही बात है। क्या इंसान बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना किसी दिव्य स्क्रिप्ट के अपने मूल्यों को बना सकता है? क्या समाज बिना किसी एक परम सत्य के एक साथ रह सकता है? ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। तो शायद शून्यवाद मंजिल नहीं है। नहीं, ये सिर्फ कच्चा माल है। उस मिट्टी से क्या बनता है, एक नई मूर्ति या सिर्फ कीचड़? ये चुनाव अब हमारा है। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि ईश्वर मर चुका है या नहीं, सवाल ये है कि अब जब सिंहासन खाली है तो उस पर कौन बैठेगा। चेतना अब एक नए वैचारिक टकराव की ओर बढ़ रही है। कल्पना करें कि आप एक ऐसे दौराहे पर खड़ी हैं जहां दोनों सड़कें एक ही खामोशी से शुरू होती हैं। मंजर एक ही है, सच्चाई एक ही है। ये कायनात, ये यूनिवर्स हमारी उम्मीदों और सवालों पर बिल्कुल चुप है, खामोश। आज हम इसी खामोशी के दो बिल्कुल अलग जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं है। नहीं। ये हमारे अंदर की दो ताकतों की कहानी है। एक जो इस खामोशी के आगे घुटने टेक देती है और दूसरी जो लड़ती है। और ये दोनों रास्ते ये एक ही जगह से निकलते हैं, उस एहसास से कि जो पुराने जवाब थे, भगवान, परंपरा, समाज, वो अब काम नहीं कर रहे, वो तसल्ली नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां एक रास्ता इस खालीपन को, इस मीनिंगलेसनेस को एक फुल स्टॉप मानकर रुक जाता है, वहीं दूसरा इसे एक नई शुरुआत, एक चैलेंज की तरह देखता है। तो फर्क इस बात में नहीं कि दुनिया कैसी है, नहीं, फर्क इस बात में है कि इंसान उस सच्चाई का सामना कैसे करता है। ठीक है, तो पहले उस रास्ते पे चलते हैं जो ज्यादा सीधा लगता है, शायद ज्यादा आसान भी। शून्यवादी का रास्ता, नाहिलिस्ट का। जब उसे ये एहसास होता है कि किसी भी चीज का कोई गहरा, पहले से तय मतलब नहीं है, तो वो एक तरह से सरेंडर कर देता है। उसका रिएक्शन होता है, तो फिर क्या फायदा, वाई बॉदर, कुछ भी करने का जब अंत में सब खत्म ही हो जाना है। और ये सरेंडर भी दो तरह से सामने आता है।
एक है जिसे हम पैसिव निहिलिज्म कहते हैं। पैसिव, ये वो गहरी निराशा है, दुनिया से एक अलगाव है, इंसान बस किनारे बैठकर सब कुछ होते हुए देखता है बिना किसी उम्मीद के। तो ये सिर्फ दुख या डिप्रेशन नहीं है? नहीं, ये एक सोचा समझा फैसला है कि हिस्सा ना लेने में ही समझदारी है। ये एक इंटेलेक्चुअल कंक्लूजन है। अच्छा। और दूसरा है एक्टिव निहिलिज्म। ये थोड़ा अलग है। ये कहता है कि अगर पुराने सारे मूल्य झूठे हैं तो चलो पहले उन्हें तोड़ते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं। हाँ, ताकि इस ध्वंस के बाद कुछ नया बनाया जा सके। नीत्शे ने इसे एक ट्रांजिशनल फेज की तरह देखा था। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग बस तोड़ने में ही अटक जाते हैं और कुछ नया बना ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो अंत में दोनों ही तरह के निहिलिस्ट एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, और बात वहीं खत्म हो जाती है। तो ये खालीपन को एक जवाब मान लेना है। ये ऐसा है जैसे आप कोई मुश्किल गेम खेल रहे हो और आप हार रहे हैं, तो आप जीतने की कोशिश करने की बजाय ये कह दें कि ये गेम ही बेवकूफी भरा है और कंसोल ही बंद कर दें। हाँ, संघर्ष खत्म, पर साथ में खेल भी खत्म। ये एक तरह की सेफ्टी है, पर शायद अपनी जिंदा दिली की कीमत पर। बहुत अच्छी एनालॉजी है। ये एक निष्कर्ष है, और निष्कर्ष के बाद कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई सफर नहीं होता। शून्यवादी के लिए ये बेमतलबी एक मंजिल है, एक अंतिम स्टेशन। बिल्कुल। ठीक है, तो शून्यवादी कंसोल बंद कर देता है, लेकिन दूसरा रास्ता वो क्या करता है? मुझे लगता है यहीं पर एब्सर्डिस्ट की एंट्री होती है ना? हाँ। वो भी उसी सच्चाई को देखता है कि कायनात चुप है, बेपरवाह है, लेकिन उसके अंदर मतलब ढूंढने की जो भूख है, वो जिद, वो खत्म नहीं होती। हाँ, और यही वो टकराव है जिसे दी एब्सर्ड कहा जाता है। ये कोई चीज नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है। एक तरफ इंसान जो हर चीज में मतलब, वजह, लॉजिक ढूंढता है, और दूसरी तरफ ये यूनिवर्स जो इन सब सवालों का कोई जवाब ही नहीं देता। ये ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़ी खाई में अपना सबसे जरूरी सवाल चिल्लाकर पूछें, और जवाब में सिर्फ आपकी अपनी आवाज की गूंज लौट कर आए। बिल्कुल। वो गूंज और आपकी उम्मीद के बीच का जो तनाव है, वही दी एब्सर्ड है। और इस तनाव के साथ जीने के लिए एल्बर्ट कैमू 3 रास्ते बताते हैं, है ना? हाँ, और उनमें से 2 को वो सिरे से खारिज कर देते हैं। पहला है आत्महत्या, मतलब इस तनाव से बचने के लिए खेल ही छोड़ देना। और दूसरा है जिसे वो दार्शनिक आत्महत्या कहते हैं। 1 मिनट, दार्शनिक आत्महत्या, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका आसान मतलब है एक झूठी उम्मीद का सहारा लेना। अच्छा। यानी ये मान लेना कि जरूर कोई बड़ा मतलब है, कोई दैवीय प्लान है जो बस हमें अभी समझ नहीं आ रहा। किसी धर्म में, किसी विचारधारा में आंख बंद करके कूद जाना, ताकि उस मुश्किल सवाल का सामना ही न करना पड़े। सही। कामू कहते हैं कि ये भी एक तरह से खुद को धोखा देना है, क्योंकि आप उस कड़वी सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। मतलब कामू के हिसाब से चाहे आप अपनी जान ले लें या किसी विश्वास में पनाह ले लें, दोनों ही तरीकों से आप असलियत का सामना करने से बच रहे हैं। हाँ। तो फिर तीसरा रास्ता क्या है जो सही रास्ता है? तीसरा रास्ता है विद्रोह, रिबेलियन। विद्रोह, पर किसके खिलाफ? जैसा कि हमने कहा, कायनात हमारी दुश्मन तो है नहीं, वो तो बस बेपरवाह है। तो ये लड़ाई किससे है? ये विद्रोह किसी बाहरी ताकत के खिलाफ है ही नहीं। ये विद्रोह उस बेमतलब खामोशी के खिलाफ है। ये उस एब्सर्ड कंडीशन को पूरी तरह से स्वीकार करना है, और फिर भी उसके बावजूद जीने का फैसला करना है। ये कहना है कि हाँ, मैं जानता हूं इसका कोई आखिरी मतलब नहीं, फिर भी मैं अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत, आजादी और जुनून से जीऊंगा। ये मुझे सिसिफस की कहानी की याद दिलाता है। बिल्कुल। वो आदमी जिसे एक पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाने की सजा मिली थी, और हर बार जब वो चोटी पर पहुंचता, पत्थर वापस लुढ़क जाता था। हमेशा के लिए। कामू के लिए सिसिफस ही एब्सर्ड हीरो है। उसका काम पूरी तरह से बेमतलब है, वो ये बात जानता है हर पल। तो उसका विद्रोह कहाँ है? उसका विद्रोह उस पत्थर को धकेलने में है। उस संघर्ष में ही वो अपनी जिंदगी को महसूस करता है। कामू की एक बहुत मशहूर लाइन है, हमें सिसिफस को खुश कल्पना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस पल सिसिफस अपनी बेमतलब किस्मत को पूरी चेतना से स्वीकार कर लेता है और फिर भी पत्थर धकेलता है, वो अपनी किस्मत से बड़ा हो जाता है। वो उस सजा का गुलाम नहीं, बल्कि अपने संघर्ष का मालिक बन जाता है। और यहीं पर दोनों रास्ते एक दूसरे से टकराते हुए लगते हैं। हाँ। एक ही सवाल से दोनों शुरू होते हैं। अगर कुछ भी मायने नहीं रखता, हाँ। और शून्यवादी उसे पूरा करता है, तो कुछ करने का क्या फायदा? जबकि एब्सर्डिस्ट उसे पूरा करता है, तो क्यों ना सब कुछ किया जाए। एक ही शुरुआत और 2 बिल्कुल उल्टे नतीजे। इसे ही हम एक्शन पैराडॉक्स कह सकते हैं।
शून्यवादी के लिए मतलब का ना होना एक्शन ना करने की वजह बन जाता है। वो एक गड्ढा है जिसमें वो गिर जाता है। बिल्कुल। लेकिन एब्सर्डिस्ट के लिए मतलब का ना होना वो आजादी का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर कोई पहले से तय नियम नहीं है, कोई ऊपर वाला नहीं है जो जज करेगा, तो आप कुछ भी करने, कुछ भी बनने, कुछ भी बनाने के लिए आजाद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल चीज खालीपन नहीं बल्कि उस पर हमारा रिएक्शन है। हाँ, एक उस खालीपन से अपनी सारी ऊर्जा खिंचवा लेता है और दूसरा उसी खालीपन और अपनी जिद के टकराव से ऊर्जा पैदा करता है। ये तो एनर्जी का खेल लगता है, फिलॉसफी से ज्यादा। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। ये फिलॉसफी से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक, एक एनर्जेटिक अवस्था है। शून्यवादी होना एक लो एनर्जी स्टेट है, एक बैटरी ड्रेन, जबकि एब्सर्डिस्ट होना एक हाई एनर्जी स्टेट है। ये उस डायनामो की तरह है जो यूनिवर्स के आपको नजरअंदाज करने के फ्रिक्शन से ही चलता है। संघर्ष ही ऊर्जा पैदा करता है। शायद इसीलिए क्रिएटिविटी के लिए ये इतना बड़ा फ्यूएल है। मैंने सुना है कि बहुत से कलाकार, लेखक इसी एब्सर्ड स्पेस में जीते हैं। बिल्कुल। रचनात्मकता के लिए एब्सर्डिज्म रॉकेट फ्यूल की तरह है। सोचिए, जब कोई नियम ना हो तो एक खाली कैनवस पर कुछ भी बनाया जा सकता है। शून्यवादी तो उस कैनवस को ही फेंक देगा, कहेगा पेंट करने का क्या मतलब। सही बात है। लेकिन एब्सर्डिस्ट उस खालीपन को एक मौके की तरह देखता है। वो उस खामोशी के जवाब में अपना संगीत बनाता है, अपनी कहानी लिखता है। वो जानता है कि उसकी कला यूनिवर्स का सच नहीं बदल देगी, लेकिन वो उस टकराव के बीच अपनी एक सच्चाई रच देती है। लेकिन सच कहूं तो ये सुनने में बहुत थका देने वाला लगता है। हर रोज हर पल एक विद्रोह की हालत में जीना। शून्यवादी की जो शांति है, भले ही वो एक उदास शांति हो, पर वो आकर्षक लगती है। कम से कम उसमें सुकून तो है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। एब्सर्डिस्ट की जिंदगी आसान नहीं है। ये लगातार एक रस्सी पे चलने जैसा है, जहां एक तरफ झूठी उम्मीद का गड्ढा है और दूसरी तरफ निराशा का, और उसे बीच में चलना है। हाँ, लेकिन एब्सर्डिस्ट उस तनाव में ही जिंदादिली ढूंढता है। उसकी खुशी एक शांत तालाब जैसी नहीं, बल्कि तूफानी लहरों पर सर्फिंग करने जैसी है। वो जानता है कि वो गिर सकता है, पर उस लहर की ताकत को महसूस करने का जो अनुभव है, वही उसके लिए सब कुछ है। तो ये जुनून की जिंदगी है, सुकून की नहीं। बिल्कुल। तो आखिर में ये समर्पण और अवज्ञा, सरेंडर और डिफाइंस के बीच का एक भावनात्मक फर्क है। लेकिन ये जो पूरा संघर्ष है, क्या ये सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी की देन है? बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। अगर हम भारतीय दर्शन को देखें तो गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत है। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना। ये एब्सर्डिस्ट सोच के बहुत करीब लगता है, पर एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या? अर्जुन अकेला नहीं है, उसके साथ कृष्ण है, जो उसे बता रहे हैं कि ये उसका धर्म है, एक बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है। उसे एक वजह दी जा रही है। बिल्कुल। एब्सर्डिस्ट के पास तो कोई कृष्ण नहीं है। उसका कर्तव्य किसी भगवान या धर्म के प्रति नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी चेतना, अपनी ह्यूमैनिटी के प्रति है। तो उसका विद्रोह शायद और भी ज्यादा गहरा है। हाँ, क्योंकि वो किसी भी बाहरी सहारे के बिना सिर्फ अपनी इंसानियत के दम पर खड़ा है। और बौद्ध धर्म की शून्यता की अवधारणा के बारे में क्या? वो तो सीधे सीधे खालीपन की बात करता है। हाँ, पर ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि वो निहिलिज्म जैसा है। बौद्ध धर्म की शून्यता का मतलब ये नहीं कि कुछ भी मायने नहीं रखता। तो क्या मतलब है? उसका मतलब है कि चीजों का कोई अंतर्निहित स्थायी अस्तित्व नहीं है। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, और इस सच्चाई को समझना दुख से मुक्ति का रास्ता है, निराशा का नहीं। अच्छा, तो जहाँ शून्यवादी इस खालीपन को देखकर निराश हो जाता है, वहीं बौद्ध साधक कहता है, चूंकि सब कुछ खाली है, इसलिए मैं मोह और दुख से आजाद हो सकता हूँ। ये ठहराव का नहीं, बल्कि मुक्ति का रास्ता है। तो मतलब पूरब ने भी इस बेमतलबी का सामना किया, बस उनका नजरिया निराशावादी होने की जगह मुक्तिवादी था। एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने उस खालीपन को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक हकीकत की तरह देखा, जिसके साथ जिया जा सकता है। इस सब से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शून्यवादी होना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, एक तरह का संकट। अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस। जब आपके पुराने सारे विश्वास टूट जाते हैं, तो आप पहले उस खालीपन में गिरते हैं। वो शून्यवादी दौर है। फिर शायद कुछ लोग उस संकट से उभरने का एक रास्ता खोजते हैं, जो एब्सर्डिज्म हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी संभावना है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां सब कुछ बेमतलब लगता है।
ये एक जरूरी दौर हो सकता है पुरानी मान्यताओं को तोड़ने के लिए। लेकिन वहां रुक जाना एक तरह की बौद्धिक और भावनात्मक मौत है। एब्सर्डिज्म उस राख से उठने का एक तरीका है। वो शून्यवादी की डायग्नोसिस को स्वीकार करता है, पर उसके दिए गए नुस्खे को, उसके निष्कर्ष को खारिज कर देता है। तो ये दो रास्ते एक ही खामोशी से शुरू हुए थे, लेकिन उनकी मंजिलें कितनी अलग हैं। एक उस खामोशी में सो जाता है और दूसरा उस खामोशी के खिलाफ अपना गीत गाने लगता है, भले ही उसे पता हो कि सुनने वाला कोई नहीं है। शायद आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या जीवन का कोई मतलब है, क्योंकि हम इंसान मतलब बनाने वाली मशीनें हैं। हम इसके बिना जी नहीं सकते। हाँ, ये हमारी साइकोलॉजी में असली सवाल ये है कि जब हमें पता हो कि कोई बना बनाया मतलब नहीं है, तो हम पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ अपना मतलब कैसे बनाते हैं, बिना किसी झूठे दिलासे के, बिना किसी धोखे के। कायनात को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मतलब बनाते हैं या नहीं, पर हम बनाते हैं हर रोज। क्या ये हमारी कोई कमी है या यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है?